हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे? प्लांट प्रोपेगेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ लिया? सेक्सुअल प्रोपेगेशन सारा का सारा हमने पढ़ लिया। आज से शुरू करेंगे एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। एसेक्सुअल प्रोपेगेशन में कटिंग तक आज कंप्लीट कर देंगे। चाह मैं रहा था कि लेयरिंग भी आज ही के लेक्चर में इंक्लूड कर ले, लेकिन हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि स्लाइड्स नहीं बन पाए लेयरिंग की। कारण क्या है? क्योंकि कल यहाँ मौसम थोड़ा खराब था, आप सबको पता है इस चीज के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं अपन लेक्चर अपना। एसेक्सुअल प्रोपेगेशन, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एसेक्सुअल यानी अलैंगिक, वेजिटेटिव यानी कायिक प्रवर्धन। ठीक है, यानी पौधे के कायिक भाग से। अब पौधे का कायिक भाग होता कौन सा है, ये चीज आप अच्छे से जानते हो। कायिक भाग कोई भी हो जाएगा, फूल और फल को छोड़ करके कोई भी प्लांट पार्ट होगा, उस प्लांट पार्ट को हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव पार्ट बोलेंगे प्लांट का, कायिक भाग बोलेंगे प्लांट का। ओके, आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेक्सुअल प्रोपेगेशन प्रोसेस। सबसे पहली चीज तो सेक्सुअल प्रोपेगेशन प्रोसेस है कौन सी? सेक्सुअल प्रोपेगेशन प्रोसेस है फूलों का बनना। उसके बाद में क्या होगा? पोलन ग्रेन बनेंगे, और क्या होगा? आपके ओव्यूल की डेवलपमेंट होगी, फिर पोलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस चलेगी, उसको बोलते हैं सेक्सुअल प्रोपेगेशन। ठीक है, तो सेक्सुअल प्रोपेगेशन की जितनी भी प्रोसेस है उससे हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आलू या प्याज के बारे में बात करूं, तो आप लोग जनरली अपने खेतों में कभी ना कभी आपने, या फिर किचन गार्डन में कभी ना कभी लगाया होगा आलू या फिर प्याज की फसल को। तो उसमें हम उसमें सॉरी हम फूल कहाँ आने देते हैं? उसमें हम फूल आने ही नहीं देते, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है वो चीज। ओके, आगे देखिए क्या बोला गया। द प्लांट रेज थ्रू एसेक्सुअल प्रोपेगेशन आइडेंटिकल टू मदर प्लांट। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि आप सारे लोग जानते हो कि सेल डिवीजन की दो अलग अलग तरीके होते हैं। जनरली दो होते हैं, वैसे 5 तरीके होते हैं सेल डिवीजन के, लेकिन जनरली अपन दो ही पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक मियोसिस, एक माइटोसिस। बाकी जो 3 होते हैं वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फॉलो होते हैं, इसलिए उनको अपन कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो एक हो गया मियोसिस, एक हो गया माइटोसिस। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, और माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। अब मियोसिस होता कौन से ऑर्गन में है? मियोसिस होता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, यानी कहाँ? आपके पोलन ग्रेन और फिर एग सेल्स के अंदर आपके क्या होगा? मियोसिस। तो वहां पे गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी, प्लस उसके साथ साथ क्या होगा? गुणसूत्रों की संख्या आधी रहने के साथ साथ नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर वगैरह ये सारी प्रोसेस की वजह से नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यानी क्या होगी? वेरिएबिलिटी उत्पन्न होगी। फिर एक आपके पेरेंट के पता नहीं कौन से टाइप का गैमेट बना है, दूसरे पेरेंट में पता नहीं कौन से टाइप का गैमेट बना है, उनकी आपस में क्रॉसिंग होगी, तो ना जाने कौन सा जीन कौन से जीन पे हावी होगा, यानी कि डोमिनेंट होगा, और कौन सा फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करेगा। तो वहां पे कंप्लीटली डिपेंड करता है प्रोजेनी पे, कि वो प्रोजेनी में जीनोटाइप किस प्रकार का आया है दोनों अलग अलग पेरेंट से। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल प्लांट में कहीं कोई कट लग गया, तो वो कट ठीक कैसे होगा? वो कट ठीक होगा वहां पे माइटोसिस होने की वजह से, समसूत्री विभाजन होने की वजह से। उसी तरीके से यहाँ क्या हो गया? पौधे का कोई भाग हमने तोड़ दिया, और उसको इस तरीके से ट्रीट करवा रहे हैं कि उसको पता नहीं लग रहा कि वो पौधे से अलग हो चुका है। ठीक है, वो ये सोच रहा है कि मैं अभी भी पौधे पे हूँ। वो खुद को ठीक करने के लिए सेल डिवीजन करेगा, माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करता करता वो क्या कर देगा? वो पूरे के पूरे प्लांट का निर्माण कर लेगा। ठीक है, यानी कि होता तो वो है ही पहले से पूरा पूरा प्लांट, वो क्या कर लेगा? ग्रोथ कर लेगा अपनी और ज्यादा, और ग्रोथ कर लेगा तो हमारा आइडेंटिकल प्लांट बन गया। यानी आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, यानी एसेक्सुअल या अलैंगिक प्रवर्धन में क्या होगा? जो प्लांट बनेगा वो प्लांट हमेशा आइडेंटिकल होगा, किसके? मदर प्लांट के। ओके, आगे देखिए क्या बोला गया। कोई भी अपन वेजिटेटिव पार्ट यूज कर सकते हैं, जैसे अपन यूज कर सकते हैं बर्ड्स यानी कलिकाएं, कटिंग्स, रूट, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जैसे कि बल्ब, रनर्स, राइजोम, ट्यूबर, कॉम्स, ऑफशूट्स। इन सारी चीजों की सहायता से हम एसेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके? जैसे कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, डिवीजन, सेपरेशन, बडिंग या फिर ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो कौन कौन से हैं और क्या क्या है इन तरीकों में, वो सारी चीजों को स्टडी कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अपन देखते हैं एडवांटेजेस क्या है किस चीज के? एसेक्सुअल प्रोपेगेशन के। ठीक है, कल हमने सेक्सुअल प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। ये आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि जस्ट उसके ऑलमोस्ट अपोजिट चलेगा। वहां जो नुकसान हो रहा था यहाँ वो फायदा बन जाएगा, यहाँ जो फायदा होगा वहां वो नुकसान बन जाएगा। दोनों एक दूसरे के थोड़ा थोड़ा अपोजिट है। देखिए यहाँ क्या बोला गया। एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड प्लांट जो होते हैं वो ट्रू टू टाइप होते हैं अपनी मदर प्लांट के, जबकि अपन ने सेक्सुअल प्रोपेगेशन में इस चीज को सेक्सुअल प्रोपेगेशन के डिसएडवांटेजेस में पढ़ा था। ठीक है,
आगे क्या बोला गया, asexually propagated plants possess short juvenile phase, और वहां पे क्या था, वहां पे लॉन्ग जुवेनाइल फेज एक समस्या थी। वो समस्या क्यों थी, मैंने बीज लगा दिया, बीज लगाने के 4-5 साल तक तो वो क्या कर रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ ही कर रहा है केवल, उसके बाद में उस पर फूल आने स्टार्ट होंगे, बाद में फल लगने स्टार्ट होंगे। यहाँ पे क्या होगा, जुवेनाइल फेज छोटा होगा, किशोरावस्था थोड़ी छोटी होगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जल्दी फूल आ जाएंगे, और जल्दी फूल आएंगे तो ऑब्वियस जल्दी फ्रूट का निर्माण होगा। क्लियर, होता क्यों है ऐसा, उस क्यों का जवाब आपको ये दे देता हूं कि यहाँ हम जो भी वेजिटेटिव पार्ट को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि कटिंग सबसे इजी है, आपको कटिंग आसानी से समझ आता है, अभी तक पढ़ाया नहीं है अभी तक कटिंग, लेयरिंग, बडिंग और ग्राफ्टिंग, लेकिन फिर भी कटिंग इजी है बताने में, इसलिए आप समझते हो थोड़ा थोड़ा क्या करना है। कोई भी प्लांट, जैसे कोई पौधा है या कोई पेड़ है, उसकी टहनी को काट लिया और काट के उसमें जड़ें उत्पन्न करवा ली, बन गया आपका नया पौधा, वो कटिंग हो गया, सबसे सिंपल मेथड है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टहनी मैं यूज करूंगा वो टहनी एक मैच्योर आपके स्टेम होगी, ध्यान रखना ये चीज, जो टहनी यूज कर रहे हैं वो टहनी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीन अलग अलग टाइप की टहनियां होगी ना, मुख्य तना, फिर उसकी सेकेंडरी ब्रांचेस निकल गई, फिर और लेटरल ब्रांचेस निकल गई। तो लेटरल ब्रांचेस जो होती हैं उनको यूज करते हैं अपने किसके अंदर, कटिंग के अंदर। क्यों करते हैं, क्योंकि वो मैच्योर होती है, उनके अंदर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग वाली कंडीशन शुरू हो चुकी होती है, इसलिए अपन उनको यूज करते हैं। ओके, और वहां सारा का सारा प्लांट को दोबारा से बनना पड़ेगा, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करनी पड़ेगी, इसलिए वहां पे जुवेनाइल फेज लंबा होना बनता है और यहाँ नहीं बनता। यहाँ तो आप नर्सरी में विजिट करोगे, वहीं पे भी आपको फ्लावर्स लगे हुए दिखाई दे देंगे, लेकिन ये तो अपने क्या करते हैं कि एक साल तक स्किप करते हैं, अवॉइड करते हैं फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को, ताकि क्या हो जाए, हमारे प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो जाए, और कल को हैवी बेयरिंग जब हो, बहुत ज्यादा मात्रा में उस पर क्या लगे, फल लगे, तो उनका वजन सहन कर सके वो। ओके, आगे देखिए, तो यही हो गया, शॉर्ट जुवेनाइल फेज होगा तो फ्लावर और फ्रूट आपके जल्दी आ जाएंगे। उसके बाद में क्या बोला गया, इस तरीके के जो प्रोपेगेटेड प्लांट्स होंगे वो आकार में क्या होंगे, छोटे होंगे। क्यों होंगे छोटे, क्योंकि ये लेटरल ब्रांचेस से कटिंग्स को यूज करते हैं अपन, जो भी प्लांटिंग मटेरियल यूज करेंगे यहाँ पे। हाँ जी, जो भी मटेरियल यूज करेंगे अपन यहाँ पे, वो मटेरियल कौन सा होगा, वो मटेरियल होगा प्लांट के लेटरल ब्रांचेस से लिया हुआ, और लेटरल ब्रांचेस में उतनी ग्रोथ करने की हैबिट नहीं होती, ध्यान रखना, उतनी वाइब्रस ग्रोथ नहीं करता वो, ठीक है, जंगली तरीके से वृद्धि नहीं करेगा कि पौधा बहुत ज्यादा वृद्धि करते हुए जा रहा है, ऐसा नहीं होगा उसमें, ध्यान रखना, स्लोली स्लोली ग्रोथ करता है ये पौधा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसके अंदर प्लांट का जो साइज होगा वो साइज छोटा रहेगा। आप देखते होंगे कई ऑर्चार्ड आपने अगर विजिट किए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पेड़ होते हैं, ठीक है, किसी भी फ्रूट प्लांट के, जैसे मैंगो का हो गया, आम्रपाली बहुत छोटा सा पौधा है, ठीक है, उसके अलावा आप बात करोगे किन्नू वगैरह की बाग अगर आपने कभी देखे होंगे, तो वहां पे बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनके छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उनका कारण क्या है, क्योंकि वो आपके किसी न किसी स्पेशलाइज्ड एसेक्सुअल प्रोपेगेशन मेथड से प्रोड्यूस किए गए हैं, इसलिए वो आकार में छोटे होते हैं, अदरवाइज तो विशाल पेड़ बन जाते, विशाल पेड़ बन जाते तो एक तो उनमें हार्वेस्टिंग वगैरह में दिक्कत आती, कोई इंसेक्टिसाइड आपको स्प्रे करना होता है, कोई फंजीसाइड स्प्रे करना होता है, उसमें दिक्कत आती, उसके साथ साथ हार्वेस्टिंग में भी प्रॉब्लम आती, और वो एरिया भी ज्यादा कंज्यूम करता है, यानी पर यूनिट एरिया पे आप कम पौधों को लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये कई सारी दिक्कतें होती हैं उनमें। आगे अगर इसके एडवांटेजेस में बात करेंगे तो कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनमें सीड नहीं बनता, जैसे कि कौन से, पाइनएप्पल हो गया या बनाना हो गया, इनके अंदर बीज नहीं बनेगा। जैसे सेक्सुअल प्रोपेगेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको आप प्रोपेगेट कर ही नहीं सकते एसेक्सुअल मीन से, जैसे कि कौन से थे, पपाया और कोकोनट के बारे में बात की थी कल हमने। तो उसी तरीके से यहाँ पाइनएप्पल और बनाना में सीड नहीं बन रहे, सीड नहीं बन रहे, तो उनको प्रोपेगेट करने के लिए हमें एसेक्सुअल प्रोपेगेशन टेक्निक को फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, उसके अलावा इसमें हम रूट स्टॉक और सायोन का बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब ये जो चीज है ना, वो चीज आपको अभी समझ में नहीं आनी, आप बडिंग और ग्राफ्टिंग पढ़ लेंगे, उसके बाद में आपको ये चीज समझ में आएगी। तो एक बार के लिए आप बस मान लीजिए कि ठीक है, इसमें रूट स्टॉक और सायोन का हम बेनिफिट ले सकते हैं। होता क्या है डिस्कस करेंगे बाद में। आगे क्या बोला गया कि जो डैमेज पोर्शन होगा, जैसे मान लीजिए क्या हो गया कि एक पेड़ हो गया आपके सामने, इस पेड़ का यहाँ से कुछ छाल जो है वो डैमेज होगी किसी भी कारण से। अब ये जो छाल डैमेज होगी, अब क्या करोगे, आपके मान लीजिए स्किन उतर गई कहीं से, आप बाइक से जा रहे हो कहीं और बाइक का एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए और आपकी थोड़ी सी चोट लग गई आपको, आप क्या करोगे, आप वहां पे बैंडेज करोगे, पट्टी लगाओगे, ड्रेसिंग करोगे, क्लियर ना। उसी तरीके से प्लांट के अंदर अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम जो एसेक्सुअल प्रोपेगेशन टेक्निक्स है, जैसे ब्रिज ग्राफ्टिंग, उन टेक्निक का यूज करके उस घाव को रिपेयर कर सकते हैं, ध्यान रखना, उस चोट को रिपेयर कर सकते हैं। तो डैमेज रिपेयर करने में भी एसेक्सुअल प्रोपेगेशन का यूज होता है। अब ब्रिज ग्राफ्टिंग क्या है, वो तो जब ग्राफ्टिंग पढ़ेंगे उसी टाइम समझ में आएगा आपको। आगे क्या बोला गया कि एसेक्सुअल मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि कुछ नॉन प्रोडक्टिव प्लांट्स होंगे, ठीक है। अब ऐसा है कि देखिए,
एक अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक प्लांट के अंदर शूट पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूट पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली आप सारे लोग बोलोगे कि सर दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो ऊपर जितना है वो मायने नहीं रखता। एक प्लांट में, एक ट्री में ऊपर कितना है वो मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है वो जमीन के नीचे कितना है, ध्यान रखना। तो मान लीजिए एक बहुत ही विशाल सा पेड़ है आपके पास में, एक आम का पेड़ है बहुत विशाल सा, ठीक है, और क्या हो गया, वो काफी पुराना हो गया, 10 12 15 साल पुराना हो गया। अब आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूँ, मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ कि आप अपने आसपास की चीजों से कंपेयर कीजिए। तो यहाँ प्लांट्स को अपन ह्यूमन से कंपेयर करते हैं। क्या 45 50 साल की एज में महिलाएं बच्चे पैदा कर सकती हैं? नहीं कर सकती। मिनोपॉज की अवस्था हो जाती है उस टाइम, उनमें अंडा बनना बंद हो जाता है, ठीक है, एग सेल डेवलप होना बंद हो जाती है महिलाओं में। यानी क्या हो गया, एक सर्टेन एज पे पहुंच के वो और ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और ज्यादा उनकी दोबारा से बच्चे, फर्टिलिटी जो पावर होगी उनकी वो खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो फल और फूल, आपके फूल और फल बनना है क्या, प्लांट्स के बच्चे प्रोड्यूस होना है ना। उसी तरीके से ये जो आपके हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है, फ्रूट क्रॉप्स है, वो क्या करेंगे, एक सर्टेन एज पे पहुंच के वो, अब आपके स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करेगी कितनी होती है, वो एक सर्टेन एज पे पहुंच करके उसके बाद में फ्रूट देना बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पेड़ तो बहुत बड़ा सारा है, अब उनकी एज होगी, ठीक है, बुढ़ापा आ गया उनका, इसलिए वो क्या नहीं बना पा रहे, फूल नहीं बना पा रहे। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा तो अपने बेकार हो गया, लेकिन नीचे वाला रूट पार्ट तो अभी बहुत शानदार पड़ा है ना। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इतना अच्छा रूट सिस्टम को खराब ना होने दूं, तो मैं क्या करूंगा, इसके जो टहनियां होंगी उन टहनियों पे आपके अच्छे इंप्रूव्ड वेराइटीज जो होंगी उनकी ग्राफ्टिंग कर दूंगा। उनकी ग्राफ्टिंग करने के कारण क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो प्लांट पार्ट होगा वो सारा का सारा एक तरीके से रिन्यू कर दूंगा मैं, और इस पे फिर से फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ये वाला जो चीज है इसको बोलते हैं टॉप वर्किंग, जिसको भी अपन कहाँ पढ़ेंगे, ग्राफ्टिंग में पढ़ेंगे। एक बार के लिए बस आपको थोड़ी सी थीम बता दी इसकी। ओके, आगे देखते हैं। यानी कि है क्या, वो लोकल वेराइटीज या वो पेड़ जो अनप्रोडक्टिव हो चुके हैं, अब उनमें फ्रूटिंग होना बंद हो चुकी है, फ्लावरिंग में फ्रूटिंग होना बंद हो चुकी है, उनको फिर से प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है एसेक्सुअल प्रोपेगेशन मेथड की सहायता से। ओके, आगे देखते हैं। अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहली डिसएडवांटेज अगर बात करेंगे तो ये जो प्लांट होंगे उनकी आयु छोटी होती है। ऑब्वियस है ये चीज, आपको पता है कि वो पहले से जिस टाइम आप उनको प्लांट कर रहे हो उस टाइम ही वो जो प्लांट्स के जो बर्ड्स हैं या प्लांट्स का जो स्टेम है, वो स्टेम क्या है, मैच्योर हो चुका है, ठीक है। तो वो बाल्यावस्था वाला सारा सीन निकल गया उनका, और मैच्योर होने के बाद में अब देख लीजिए, यानी कि यूं मान लीजिए एक बच्चा पैदा हो रहा है और 22 साल का पैदा हो रहा है, तो उसका एज तो अपने आप कम हो गया ना। मैच्योर बच्चे अगर पैदा होना स्टार्ट हो गए तो उनकी लाइफ साइकिल तो छोटा हो गया, तो इनकी लाइफ क्या होगी, छोटी होती है। उनके अलावा क्या हो जाएगा, ये डाइवर्सिटी को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, यानी कितना डिफरेंस है, विविधता। तो अब देखिए क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकना। हाँ जी, कहाँ बात कर रहे थे हम, डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे थे शायद। देखिए, जो एसेक्सुअल प्रोपेगेशन होगा वो क्या कर देगा, डाइवर्सिटी को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल क्या हो गया कि अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करोगे या सेक्सुअल प्रोपेगेशन करोगे तो उसके अंदर क्या बनेगा, बीज बनेगा। अब जितनी बार बीज बनेगा उतनी बार नया कॉम्बिनेशन लेकर के पैदा होगा। तो एक चीज यूं मान लीजिए कि एक तो बच्चे आप नेचुरल मेथड से प्रोड्यूस करते चले जा रहे हो, और दूसरी चीज क्या हो रही है, आप क्लोन बनाते चले जा रहे हो। तो क्लोन तो जैसा पेरेंट होगा वैसा का वैसा उसकी आइडेंटिकल कॉपी बनेगा। लेकिन अगर आप नेचुरल मेथड से बच्चे प्रोड्यूस करोगे तो वो सारे के सारे अपने पेरेंट्स से कोई ना कोई कैरेक्टर में या कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स में डिफरेंट होंगे। हो सकती है उनमें कुछ सिमिलरिटीज हो, लेकिन डेफिनेटली उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, कुछ नए कैरेक्टर्स भी होंगे। हो सकता है वो कैरेक्टर सुपीरियर हो सकता है वो कैरेक्टर इनफीरियर हो। तो उनके अंदर हमेशा डाइवर्सिटी चलती रहेगी, विविधता चलती रहेगी। लेकिन अगर आप क्लोन बना रहे हो तो क्लोन हमेशा आइडेंटिकल होगा, जैसा आपके पेरेंट्स होंगे वैसे आपकी प्रोजेनी बनती चली जाएगी। और एसेक्सुअल प्रोपेगेशन में तो बनता ही क्लोन है। ओके, क्यों, क्योंकि सारा का सारा ये फंडा ही किस पे टिका हुआ है, आपके माइटोसिस पे। जबकि उसमें कौन सा टेक्निक यूज होती है, उसमें टेक्निक यूज होती है मियोसिस की। ओके, आगे इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, जैसा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम आ रही थी, इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है कि जैसे सिट्रस हो गया, उसके अंदर ट्रिस्टेजा वायरस की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो वो कई बार क्या करता है, वो कई बार बड के अंदर जो कलिकाएं होंगी उन कलिकाओं के अंदर पाया जाता है, और जब हम प्रोपेगेशन करते हैं तो वो कलिकाओं के साथ में क्या हो जाएगा, नए प्लांट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो कई बार डिजीज भी इससे आपके ट्रांसफर होने का, डिजीज फैलने का खतरा बना रहता है। ओके, तो ये आपके कुछ एक डिसएडवांटेज थे एसेक्सुअल प्रोपेगेशन के। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं आगे अपना लेक्चर। एसेक्सुअल प्रोपेगेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, आप लोगों को पता है कि दो तरीके का होता है, एक नेचुरल एसेक्सुअल प्रोपेगेशन हो गया, एक आपका आर्टिफिशियल एसेक्सुअल प्रोपेगेशन हो गया। शुरुआत करते हैं अपने कहां से, नेचुरल एसेक्सुअल प्रोपेगेशन मेथड से।
नेचुरल एसेक्सुअल प्रोपेगेशन मेथड में अगर बात करेंगे तो इसमें मेनली दो टेक्निक आती है। कौन कौन सी? एक हो गया आपका सेपरेशन, दूसरा हो गया आपका डिवीजन। सेपरेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो सेपरेशन को हिंदी में कह दिया गया पृथक्करण, और डिवीजन को क्या कह दिया गया? विभाजन। विभाजन का मतलब क्या हो गया? बांटना, अलग अलग टुकड़े कर देना। और सेपरेशन का मतलब क्या हो गया? पृथक करना, यानी तोड़ देना, वहां से हटा देना उस चीज को। ठीक है, तो सेपरेशन वाले केस में क्या हो गया? प्लांट पे कोई भी प्लांट पार्ट होगा, उस प्लांट पार्ट को प्लांट से सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद में उसको आप यूज कर रहे हो नया प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए। जबकि डिवीजन वाले केस में क्या हो गया? होगा तो प्लांट पार्ट ही, लेकिन उसको आप प्लांट से पृथक किया, पृथक करने के बाद में अलग अलग टुकड़ों में काट रहे हो, टुकड़ों में काट करके आप उसे नया प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए काम में ले रहे हो। तो अगर आपके दिमाग में बात आएगी अनियन की बात अगर आप करो, आपने कभी लगाया हो अनियन, तो अनियन में आपको पता है क्या करते हैं हम? कुछ नहीं करते, बस जो बल्ब होता है उस बल्ब को लगा देते हैं सिंपली, तो क्या हो जाएगा? नया पौधा के प्रोड्यूस हो जाएगा। जबकि डिवीजन वाले केस में आप पोटैटो के बारे में ख्याल करके देखिए, पोटैटो में क्या करते हो आप? जो ट्यूबर होता है पोटैटो को, उस ट्यूबर को आप काट देते हो अलग अलग टुकड़ों में, और उन टुकड़ों को आप काम में लेते हो प्लांटिंग के। ओके, तो डिवीजन के कौन कौन सी चीजें आ जाएगी? डिवीजन के अंदर राइजोम, ट्यूबर और ट्यूबरस रूट, ये वाली सारी चीजें आ जाएंगी। सेपरेशन के अंदर कौन सी चीजें आ जाएंगी? आपके बल्ब हो गया, कॉम हो गया, वो वाली चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके नेचुरल एसेक्सुअल प्रोपेगेशन दो भागों में बांट दिया हमने। कौन कौन से? एक आपका सेपरेशन, दूसरा कौन सा हो गया? आपके डिवीजन। सेपरेशन में कौन कौन सी चीजें आ गई? सेपरेशन में आ गया आपके बल्ब और कॉम, और डिवीजन में आ गया राइजोम, ट्यूबर और ट्यूबरस रूट। अब वन बाय वन इन सारी स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर लेते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं बल्ब के बारे में। आप सारे लोग जानते हो बल्ब पाया किसमें जाता है? अनियन में पाया जाता है, गार्लिक में पाया जाता है। आगे बात करते हैं बल्ब के बारे में, होता क्या है बल्ब। ठीक है, स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन है, जो मेनली किसमें पाया जाएगा? मोनोकोटिलिडोन्स प्लांट्स के अंदर पाया जाएगा, यानी एक बीजपत्री पौधों के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन कवर हो रहा है। वो क्वेश्चन क्या है कि अनियन क्या है? मोनोकोट है या डाइकोट है? गार्लिक यानी लहसुन क्या है? मोनोकोट है या डाइकोट है? तो आपको इजीली ये चीज कंसिडर होगी कि आपके अनियन और गार्लिक क्या है? मोनोकोट है। रट्टा नहीं लगाना है यहाँ पे, ध्यान रखना। इन सारी चीजों को एक दूसरे के साथ कवर करते चलो, तो ही आपके एक अच्छी तरीके से स्टडी कर पाओगे, अदरवाइज तो मामला खराब है। और शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए अपने, शॉर्ट नोट्स के बिना कुछ भी नहीं होना। इतनी लंबी लंबी स्लाइड्स को मत पढ़िए, कोई फायदा नहीं है। उनमें से आपको जो लाइन आपके काम की लग रही है, केवल उस लाइन को आप नोट कीजिए, कचरा कुछ भी नोट नहीं करना आपको। फिर भी अगर कभी आपके खुद के सेल्फ नोट्स में आपको कोई डाउट आ जाए, तो लेक्चर्स तो आपको यूट्यूब पे हमेशा मिलते रहते हैं ना, वहां पे जाना, जाने के बाद में देख लेना वो पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, आगे देखिए, आगे क्या बोला गया? इसमें क्या क्या चीजें होंगी? इसमें बात करेंगे तो इसमें शूट होगा। शूट कहाँ होगा? ये बल्ब है, बल्ब के अंदर हमने झांक के देखा तो ये आपके यहाँ क्या हो गया? शूट पार्ट हो गया। शूट का मतलब क्या हो गया? प्ररो, जिसके अंदर क्या हो? पत्तियां भी हो। डेफिनेटली इसमें पत्तियां भी होती है। एंड फ्लेशी वर्टिकल स्टेम, तो ये आपके क्या हो गया? वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर, ये आपके ऊर्ध्वाधर क्या हो गया? तना हो गया। ओके, विच बियर्स ग्रोइंग पॉइंट एट इट्स एपेक्स, यानी इसके एपेक्स पार्ट पे क्या होगा? ग्रोइंग पॉइंट होगा। जैसे ही आप बल्ब को लगा देते हो, यहीं से क्या होगा? ये एपेक्स पार्ट पे ग्रोइंग पॉइंट होने के कारण यहाँ से क्या करेगा? ये ग्रो कर जाएगा और नए प्लांट का निर्माण कर लेगा। उसके अलावा क्या बोला गया कि कई बार बल्ब के साथ में, ठीक है, बल्ब आप समझ गए, कई बार बल्ब के साथ में कुछ छोटी छोटी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स और पाई जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? बल्बलेट्स बोलते हैं। जो यहाँ पे आपको शो की गई है, यहाँ पे लिखा गया है इसको ब्यूबल, लेकिन आप इसे बल्बलेट्स ही मानिए एक बार के लिए। ठीक है, ये जो बल्बलेट्स होंगे वो जब पूरी तरीके से ग्रो कर जाएंगे, तो पूरी तरीके से ग्रो करने के बाद में इनको क्या बोलते हैं? ऑफसेट बोलते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। नेचुरल एसेक्सुअल प्रोपेगेशन मेथड में कुछ चीजें जैसे कि ऑफसेट, रनर्स, सकर्स, ये सारी चीजें भी यूज होती हैं, लेकिन वो चीजें मैं आपको यहाँ नहीं कराऊंगा। जब हम लेयरिंग वाला टॉपिक कर रहे होंगे, तो लेयरिंग के बाद में मैं आपको वो चीजें करवाऊंगा। वो भी आपके नेचुरल प्रोपेगेशन का माध्यम है। नेचुरल आपके प्राकृतिक तरीके से आप प्रवर्धन करने के काम में लेते हो उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को भी। कौन कौन सी? रनर्स, सकर्स, ऑफशूट्स, इस टाइप की सारी चीजें बात करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ नहीं करवाऊंगा, लेयरिंग के बाद में करवाऊंगा, वो बता देता हूँ आपको। लेकिन होता क्या है ऑफशूट? ऑफशूट होता है कि छोटी छोटी गांठेनुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम बल्बलेट्स बोलते हैं। वो गांठेनुमा संरचना क्या करेंगी? जब पूरी तरीके से ग्रो कर जाएगी, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑफशूट बोलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि जब बल्बलेट्स जो होंगे वो कहाँ पे पाए जाएंगे? एरियल प्लांट पे, एरियल पार्ट पे पाए जाएंगे, यानी वायवीय भाग पे पाए जाएंगे। क्योंकि ये वाली जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर तो अंडरग्राउंड पाई जा रही है, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर अंडरग्राउंड ना पाई जाए करके कहाँ पाई जाए? आपके वायवीय क्षेत्र में पाई जाए, वायवीय भाग में पाई जाए, तो उस चीज को हम क्या बोल देंगे? सेम स्ट्रक्चर को इस बार हम बोल देंगे बल्बिस। ओके, अब देखते हैं कि डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को समझना, कि ये आपके सामने बल्ब है, ठीक है।
अब बल्ब के अंदर यहाँ पे आपको लीफ और स्टेम भी समझ में आ गया, यहाँ पे आपको फ्लावर बड समझ में आना जरूरी है। अगर ये जो अनियन होगा वो अनियन को आपने लो टेम्परेचर पर छोड़ दिया, तो लो टेम्परेचर पर छोड़ने के कारण ये जो फ्लावर बड होगी जो कि डोरमेंट होती है, इस फ्लावर बड को इनिशिएट होने के लिए किसकी जरूरत होती है? लो टेम्परेचर की जरूरत होती है, या फिर आप कह सकते हो किसकी जरूरत है? वर्नलाइजेशन की जरूरत है, जिस चीज को हम बोल्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फ्लावर बड जर्मिनेट हो जाएगी और फ्लावर बड जर्मिनेट होकर के फूल का निर्माण कर लेगी। इस चीज को हम बोल्टिंग बोलते हैं, जो कि हमारे लिए एक समस्या है। तो समस्या क्यों है हमारे लिए? क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि फ्लावर बड का निर्माण हो जाए, क्योंकि फ्लावर बड का अगर निर्माण हो गया तो अनियन के अंदर जो स्टोर्ड फूड होगा वो फूड किसके काम में ले लिया जाएगा? फ्लावर बड के द्वारा काम में ले लिया जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं अपन। ये नीचे इसके फाइब्रस रूट है, ये बल्बिस है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी आई होप सो। आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करेंगे तो बल्बलेट्स मैंने अभी आपको बताया छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होंगी, उनको बल्बलेट्स बोलते हैं। अगर वही बल्बलेट्स एरियल भाग में होगी, ये यहाँ पे आपके सामने गार्लिक की क्रॉप है, अगर वही बल्बलेट्स एरियल पार्ट में होगी तो उनको हम क्या बोल देंगे? हम बल्बिस बोल देंगे, ध्यान रखना। और ये यहाँ पे इसका जूम भी आपको दिखा दिया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं बल्ब के टाइप की। तो बल्ब के टाइप की बात करेंगे, मेनली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया आपका ट्यूनिकेट टाइप का और दूसरा हो गया नॉन ट्यूनिकेट टाइप का। ट्यूनिकेट, इसमें आपको बता देता हूँ कि ट्यूनिका जो चीज होगी, ट्यूनिका, ट्यूनिका किसे बोलते हैं? एक लेयर को बोलते हैं, एक परत को बोलते हैं। ठीक है, ट्यूनिकेट और नॉन ट्यूनिकेट में मेजर डिफरेंस मैं आपको केवल इतना ही बता देता हूँ कि ट्यूनिकेट जो होगा उसके ऊपर जो बल्ब होगा, बल्ब के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाएगी, एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाएगी, उनको हम बोल देंगे ट्यूनिकेट बल्ब। जबकि नॉन ट्यूनिकेट बल्ब जो होते हैं उसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं पाई जाती। ये तो ध्यान रखना, ये इनके ऊपर वाली लेयरिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे आपके सामने यहाँ पे अनियन दिखाया हुआ है, तो अनियन के अंदर वाली जो पत्तियां हैं वो तो ठीक है, हटाओ उनको, लेकिन ये जो ऊपर वाला जो छिलका है ना इसका, उसको हम बोलते हैं क्या यहाँ पे? ट्यूनिका। तो ये ट्यूनिकेट बल्ब हो गया जिसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर पाई जा रही है। यहाँ आपके सामने लिली का बल्ब है जिसके ऊपर क्या है? कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? नॉन ट्यूनिकेट बल्ब। एक बात, दूसरी चीज अब नोटिस करना आप लोगों ने प्रीवियस इमेज में भी ये चीज देखी होगी कि इसके अंदर यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? स्टेम पार्ट पाया जा रहा है, नीचे रूट्स पाई जा रही है। तो यहाँ इसके बीच में सेंटर में जो स्टेम पार्ट पाया जा रहा है वो स्टेम पार्ट को ढक लिया गया है। किसकी सहायता से? ये जो पत्तियां नुमा संरचना है इनकी सहायता से इस पार्ट को ढक लिया गया है, ध्यान रखना। जबकि इसके अंदर भी स्टेम पार्ट पाया जाएगा, ध्यान रखना। जो लिली का नॉन ट्यूनिकेट बल्ब होगा उसके अंदर भी क्या पाया जाएगा? स्टेम पार्ट पाया जाएगा, जिसको अलग अलग सेपरेट अलग अलग आपके स्केल लाइक लीफ स्ट्रक्चर जो होंगी वो प्रोटेक्ट कर रही होगी, ध्यान रखना। ये जो बल्ब्स हैं, बल्ब के अंदर क्या पाया जाएगा? आपके स्टेम पाया जाएगा। उन स्टेम को ट्यूनिकेट के अंदर कौन प्रोटेक्ट कर रहा होगा? ये पत्तियों जैसी संरचना है वो, और इसके अंदर स्केल जैसी संरचना जो कि क्या होगी? सारी की सारी सेपरेट होंगी आपस के अंदर, वो प्रोटेक्ट कर रही होगी किसको? स्टेम को। अपने अंदर दोनों स्टेम रखेगी, ध्यान रखना। ठीक है, डिफरेंस केवल इतना होगा कि बाहर इसमें प्रोटेक्टिव लेयर होगी, ट्यूनिकेट बोल दिया इसे, इसमें प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगी। आगे बात करेंगे तो एग्जांपल इनके पढ़ लेना, ऑनियन, गार्लिक और ट्यूलिप, और इसका एग्जांपल लिली, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। बाकी बताने वाली बात जितनी थी उतना मैंने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में? कॉम के बारे में। अब देखिए, कॉम और बल्ब के अंदर डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ आपके सामने बल्ब है, बल्ब के अंदर क्या है? अलग अलग परतें पाई जा रही है, अलग अलग लेयर पाई जा रही है। यहाँ बल्ब की बात करेंगे तो इसमें भी अलग अलग क्या पाई जा रही है? सेपरेट सेपरेट स्ट्रक्चर पाई जा रही है। लहसुन की बात करते हैं तो उसके अंदर भी अलग अलग सेपरेट सेपरेट स्ट्रक्चर पाई जाती है। जबकि जो कोर्म होगा उस कोर्म के अंदर कोई सेपरेट स्ट्रक्चर नहीं होगी, वो खुद अपने आप में क्या होगा? एक सॉलिड भाग होता है, ध्यान रखना। यही आपके कॉम और बल्ब में डिफरेंस होता है, उसके अलावा कोई खास डिफरेंस नहीं है। प्रोटेक्टिव लेयर इसके अंदर भी पाई जा रही है, लेकिन इसके अंदर कोई परतें नहीं पाई जा रही, ध्यान रखना। अंदर से सॉलिड है पूरा का पूरा। ओके, डेफिनेशन की बात करेंगे, क्या बोल दिया गया? सोलन सॉलिड स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड स्टेम है ये, जिसके अंदर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। ओके, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। और इसके ऊपर जो कवरिंग होगी वो कवरिंग क्या होगी? सूखी स्केल लाइक जो पत्तियां होंगी उनकी कवरिंग हो रखी होगी, जिनको अपन प्रोटेक्टिव लेयर बोल देते हैं। किसमें पाया जाएगा? ग्लेडियोलस में पाया जाएगा, क्रोकस में पाया जाएगा और टारो में पाया जाएगा। ओके, ग्लेडियोलस वाला क्वेश्चन यहाँ से काफी पूछते हैं, ध्यान रखना कि ग्लेडियोलस में प्रोपेगेशन किसकी सहायता से किया जाता है? तो वो कॉम की सहायता से किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला गया? राइजोम। फिजियोलॉजी के लेक्चर्स में मैंने एक दो बार आपको बताया भी है कि राइजोम क्या होगा। राइजोम एक हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है। राइजोम एकमात्र ऐसा स्टेम है जो कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट करता है?
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। उसके अलावा आप जानते हो कि जो स्टेम होगा वो हमेशा फोटोट्रोपिक होगा, ऊपर की डायरेक्शन में, या फिर मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगा, और जो रूट्स जो होंगी वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगी। रूट्स नीचे की ओर ग्रोथ करेगा और आपके शूट हमेशा ऊपर की ओर ग्रोथ करेगा। लेकिन राइजोम जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ भी आप देख सकते हो राइजोम हॉरिजॉन्टल, आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट करने के साथ साथ राइजोम के ऊपर क्या पाई जाती है, नोड्स पाई जाती है, ध्यान रखना। और अगर मैं जिक्र करना चाहूँ कि स्टेम होता क्या है एक्चुअली के अंदर, तो स्टेम हम उसे बोलते हैं जिसके ऊपर नोड्स पाई जाएंगी। पत्तियों पे सॉरी आपके रूट्स पे कभी भी नोड्स नहीं पाई जाती, ध्यान रखना। उसके ऊपर कभी पर्व संधियां नहीं पाई जाती, ना नोड्स पाई जाएंगी ना इंटर नोड्स पाई जाएंगी। ओके, आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया। राइजोम जो है वो स्पेशलाइज्ड स्टेम स्ट्रक्चर है जो कि हमेशा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, और अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम होगा, ये भी ध्यान रखना। अंडरग्राउंड यानी क्या, सरफेस के नीचे पाया जाएगा, जमीन के नीचे पाया जाएगा, और हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। नोड्स होंगी इस पे, जिन नोड्स में फुटान होने से क्या बन जाएगा, सकर बन जाएगा। अगर मैं बात करूं कि सकर्स होते क्या चीज है, ठीक है, वैसे तो सकर्स आपको लेयरिंग करवाऊंगा उस टाइम पढ़ा दूंगा क्या होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आपको जनरल आइडिया देना चाहूँ सकर्स क्या होते हैं, तो वो पार्ट जो कहाँ से उत्पन्न ना हुआ हो, बीज से उत्पन्न ना हुआ हो, नया पौधे का पार्ट कहाँ से उत्पन्न ना हुआ हो बीज से, उसको सकर्स बोलते हैं। जैसे कि ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, राइजोम से। अब सकर्स इसके अलावा कहाँ से उत्पन्न हो सकते हैं, बर्ड से भी उत्पन्न हो सकते हैं, जड़ों से उत्पन्न हो सकते हैं, सब सकर्स होते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया, इसके ऊपर नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाएंगे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और ये जो राइजोम होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं किसके अंदर, मोनोकोटिलिडोन्स के अंदर। मोनोकोट यानी एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं उनके अंदर कॉमन होते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे आ गया सबसे इंपॉर्टेंट, बनाना, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर बात करते हैं अपन बनाना के बारे में, ठीक है, तो बनाना में आप प्रोपेगेशन के माध्यम, प्रोपेगेशन किसके माध्यम से होता है, वहां राइजोम भी पढ़ते हो और सकर्स भी पढ़ते हो, तो होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि राइजोम के ऊपर जो आपके इंटरनोड्स पाए जाए, राइजोम के ऊपर जो नोड्स पाए जाएंगे, उन्हीं नोड्स के अंदर फुटान होकर के एक सकर बनेगा, और उसी को अपन बाद में काम में लेते हैं। यहाँ से इसे सेपरेट कर लिया, काट लिया यहाँ से इसे, और काट करके काम में ले लिया किसके, नया प्लांट प्रोड्यूस करने के। ओके, जो बनाना वगैरह होता है उसके पास से निकले रहते हैं, कभी देखना अगर आपको देखने का मौका मिले तो। उसके अलावा क्या बोल दिया गया, लिली ऑफ द वैली एंड आइरिस। लिली ऑफ द वैली एंड आइरिस ये दोनों ही क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, पाए जाते हैं कहाँ पे, टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिली ऑफ द वैली और आइरिस वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो गया, बनाना हो गया, ध्यान रखना। एक चीज और निकल के आ गई यहाँ पे आपके सामने कि बनाना भी क्या है, मोनोकोट है। अब क्या ऐसा है कि राइजोम हमेशा मोनोकोट्स में पाया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, राइजोम डाइकोट्स में भी पाया जाता है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल क्या हो गया, लो बुश ब्लूबेरी, साइंटिफिक नेम क्या हो गया इसका, वैक्सीनम एंगस्टिफोलियम, ध्यान रखना। ओके, ये आपके सामने राइजोम है, हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा ये, इस पे नोड्स पाए जाएंगे जिनमें ग्रोथ होकर के नए स्कर्स का निर्माण हो जाएगा, जिन्हें रिमूव करके मदर प्लांट से अलग करके हम प्रोपेगेशन के काम में ले लेंगे। ओके, उसके बाद में बात करते हैं ट्यूबर के बारे में। ट्यूबर की बात करेंगे तो ट्यूबर भी क्या है, अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड स्टेम है, ध्यान रखना, एक मॉडिफाइड स्टेम है जिसके ऊपर क्या पाई जाएंगी, आंखें पाई जाएंगी। ये जो आंखें होंगी वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, आंखें रिप्रेजेंट करेंगी नोड्स को। ओके, ये जो नोड्स होंगी इनको जब प्रॉपर माध्यम में रखा जाएगा तो नोड से क्या हो जाएगी, नई फुटान निकल आएगी, और नई फुटान निकल के एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, किसमें पाए जाएंगी ये, आर्टिचोके, आयरिश पोटैटो और पोटैटो, ये ध्यान रखना। आर्टिचोके से भी क्वेश्चन पूछते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। पोटैटो से भी ऑब्वियस पूछते हैं, लेकिन आर्टिचोक से भी काफी क्वेश्चन पूछने लग गए आजकल, ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने ट्यूबर रिप्रेजेंट किया गया है, ये नीचे इसका रूट पार्ट हो गया, ये स्टेम पार्ट हो गया, ये इसका शूट पार्ट हो गया, और है क्या, ट्यूबर एक मॉडिफाइड आपके स्टेम में, ध्यान रखना। उसके बाद में फाइनली यहाँ पे आपका क्या आया सामने, ट्यूबरस रूट। अब ट्यूबरस रूट की अगर बात करेंगे तो होती क्या है, कुछ जड़ें होती हैं, जड़ों के अंदर क्या कर लेंगे, फूड सिंथेसाइज कर दिया जाता है, फूड स्टोर कर दिया जाता है, और उनके जो फूड स्टोर करने के कारण जड़ें क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी, तो इनको अपन क्या बोल देते हैं, ट्यूबरस रूट बोल देते हैं। और एग्जांपल्स क्या हो गए इसके, स्वीट पोटैटो, कसावा, डेलिया। कसावा के बारे में बात करेंगे तो कसावा के ये क्वेश्चन एक और बोलते हैं इसको, याद नहीं आ रहा मुझे अभी इस टाइम, कसावा को एक और बोलते हैं, याद नहीं आ रहा अभी, दिमाग में नहीं आ रहा। देख लेना आप, कसावा को देखना, टैपियो का बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, आप चेक करना इस चीज को। काफी इसके जो दाने होते हैं उन दानों को बोलते हैं। और आपके मैं बताता हूँ आपको, जो व्रत वगैरह होते हैं, उपवास होते हैं, उनके अंदर कुछ खीर बनाई जाती है एक चीज की, उसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा मुझे अभी।
वो जो जिस चीज की खीर बनाई जाती है ना, वो यही होता है कसावा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ तक हमारा क्या कंप्लीट हो गया, नेचुरल एसेक्सुअल प्रोपेगेशन हमारा यहाँ तक कवर हो गया। उसमें कुछ चीजें और बचती है, जैसे कि आपके रनर्स हो गए, सकर्स हो गए, ऑफशूट्स हो गए, वो अपन लेयरिंग पढ़ेंगे, उसके साथ में पढ़ लेंगे। अब ये जो आपके सामने चार्ट है, होपफुली आपने बना लिया होगा। ठीक है, मैं आपको कुछ इसी तरीके से बनाने का बोल रहा था कि आर्टिफिशियल एसेक्सुअल जो आपके पूरा का पूरा जो 3 स्लाइड में चार्ट था, उसको एक स्लाइड में बना लीजिए। यहाँ पे मैंने इसके अंदर क्या किया है, 2 नई चीजें ऐड की है। अगर आपको नोटिस हो रहा हो तो यहाँ पे लिखा गया था क्या, बाय 1 प्लांट, यहाँ पे लिखा गया था बाय 2 प्लांट। अब वो 1 प्लांट और 2 प्लांट वाली चीज समझ से बाहर थी, समझ में नहीं आ रहा था ये 1 प्लांट और 2 प्लांट का मतलब क्या है। तो ध्यान रखना, 1 प्लांट और 2 प्लांट वाली चीज को फिर से क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो प्रोपेगेशन होगा वो खुद के रूट सिस्टम पे होगा, यानी कि जो प्लांट बनेगा उनके अंदर जड़ें अपनी खुद की होंगी। एग्जांपल्स कौन, इसके टाइप्स क्या क्या हो गए, कटिंग्स हो गया और लेयरिंग हो गया। जबकि ये जो 2 प्लांट का उपयोग हो रहा था, वहां पे जड़ें किसी और अदर प्लांट की होगी, और ऊपर जड़ों के ऊपर जो स्टेम पार्ट होगा या जो शूट पार्ट होगा वो किसी और पार्ट का होगा, वो किसी और प्लांट का होगा। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया, प्रोपेगेशन ऑन द रूट सिस्टम ऑफ अदर प्लांट्स। और वहां पे जहां एक पौधा उपयोग होगा, वहां पे खुद के रूट सिस्टम के ऊपर ही प्रोपेगेशन करेंगे। जो यहाँ दूसरे प्लांट के रूट सिस्टम पे अपन प्रोपेगेशन करेंगे, उसके अंदर ग्राफ्टिंग और बडिंग उसके टाइप होंगे, वहां पे क्या क्या होंगे, कटिंग्स और लेयरिंग। आज के लेक्चर में अपन केवल कटिंग ही पढ़ पाएंगे, लेयरिंग में ऐड करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पाया। ओके, तो लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग ये आपका बच जाएगा प्लांट प्रोपेगेशन में, उसको कल कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कटिंग के बारे में। अब कटिंग के बारे में बात करेंगे तो होती क्या चीज है भाई, कटिंग कुछ भी नहीं है, प्लांट का कोई भी एक वेजिटेटिव पोर्शन हमने सेपरेट कर लिया, और सेपरेट करके क्या कर लिया, उसके अंदर रूटिंग इंड्यूस करवा ली। ठीक है, और रूटिंग इंड्यूस अब अपने आप तो होगी नहीं, ऐसा तो होगा नहीं आप गए और जाकर के टहनी को तोड़ दिया और तोड़ के उसमें रूटिंग इंड्यूस करवा लो। रूटिंग इंड्यूस करवाने के लिए एक फेवरेबल मीडियम में हमें उसे डालना पड़ेगा, ऑप्टिमम कंडीशंस में डालना पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, उसकी फेवरेबल कंडीशंस और ऑप्टिमम कंडीशंस और फेवरेबल मीडिया में हमने क्या कर दिया, कटिंग्स को रख करके उनमें जड़ें उत्पन्न करवा ली और नया पौधा प्राप्त कर लिया। इस चीज को हमने क्या बोल दिया, कटिंग बोल दिया। कटिंग हम किसी भी प्लांट पार्ट से कर सकते हैं, जैसे कि स्टेम से कर सकते हैं, लीव से कर सकते हैं, रूट से कर सकते हैं। उनके अलावा अगर बात करेंगे तो कटिंग जो होगा वो चिपेस्ट मेथड होता है, ध्यान रखना। अब चिपेस्ट मेथड कैसे होता है सर, चिपेस्ट मेथड तो ये वाले नहीं होगे क्या आपके ट्यूबर व्यूबर वाले। अब भाई जिस प्लांट के अंदर ट्यूबर हो ही नहीं रहा, उसके अंदर मैं कैसे करूंगा प्रोपेगेशन, उसके अंदर तो फिर मेरे पास सेक्सुअल प्रोपेगेशन वाला फंडा रह गया। लेकिन सेक्सुअल प्रोपेगेशन मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा कि मैंने सेक्सुअल प्रोपेगेशन कर दिया और पता नहीं कौन से टाइप का प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को चाहिए कि मैं कोई एसेक्सुअल प्रोपेगेशन का मेथड यूज करूं, और वो सस्ता भी हो और वो आसान भी हो करने में। तो ये वाला सबसे आसान है। इसमें करना क्या है, बस कटिंग्स लेना है, उनमें कट लगाने हैं, कट लगाने के बाद में आईबीएस से ट्रीट करना है, ट्रीट करने के बाद में रख देना है, थोड़े टाइम में जिनमें जड़ें उत्पन्न हो जाएगी अपने आप। तो ये सबसे सस्ता और सबसे आसान मेथड होने के कारण मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है, ध्यान रखना। अब जब बात करेंगे इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो कटिंग्स के 3 टाइप होते हैं। स्टेम कटिंग, अगर वहां पे बोला गया ना कोई भी वेजिटेटिव पोर्शन को आप प्लांट से सेपरेट कीजिए और सेपरेट करने के बाद में यूज कीजिए, तो यहाँ पे क्या है, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग और लीफ कटिंग। नाम से पता लग रहा है, स्टेम कटिंग में हम स्टेम पार्ट को कट करेंगे, उसमें जड़ें उत्पन्न करवाएंगे। रूट कटिंग में जड़ों को आपके प्लांट से पृथक करेंगे, उसमें उसमें आपके जड़ें और आपके प्ररोह को उत्पन्न करवाएंगे। और लीफ कटिंग के अंदर भी जड़ें और प्ररोह को उत्पन्न करवाएंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें बात करेंगे तो केवल स्टेम कटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रूट कटिंग और लीफ कटिंग में से क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। स्टेम कटिंग में बात करते हैं हर्बेशियस, सॉफ्टवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग और हार्डवुड कटिंग। 4 भागों में इसे बांट दिया गया। 1 बाय 1 इन चारों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में रूट कटिंग और लीफ कटिंग को भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेम कटिंग के बारे में। तो स्टेम कटिंग में क्या हो गया, पौधे की कोई भी पौधे का कोई भी भाग, वहां से हमने क्या कर लिया, शूट को पृथक कर लिया, और शूट को पृथक करके उसमें क्या कर ले, जड़ें उत्पन्न करवा के हमने पूरा का पूरा नया प्लांट प्रोड्यूस कर लिया। इस चीज को मैंने क्या बोल दिया, स्टेम कटिंग बोल दिया। अब देखिए इसके साथ साथ क्या हो गया कि मैं वो वाली शूट यूज करूंगा जिसके अंदर हाई कार्बोनेट कंटेंट होनी चाहिए। अगर उनमें कार्बोनेट कंटेंट ज्यादा होगी, सॉरी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट उनमें ज्यादा होगी, तो उनके अंदर प्रोपेगेशन बढ़िया होगा, उनके अंदर जड़ें और आसानी से इंड्यूस होंगी, जड़ें उत्पन्न होने में कठिनाई होगी नहीं होगी उनमें। इतनी चीजें होगी। अब ये कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा होती कौन सी टाइप की ब्रांचेस में, तो देखिए इसमें अगर बात करेंगे तो ये आपके सामने एक पेड़ है। इस पेड़ की अगर शाखाओं के बारे में बात करेंगे तो इसकी जो मुख्य शाखा होगी, मुख्य शाखा में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट उतनी नहीं होती।
ठीक है, क्योंकि मुख्य शाखा पे तो क्या है, मुख्य शाखा तो ब्रांचेस लोकेटेड होंगी, मुख्य शाखा पे पत्तियां थोड़ी पाई जाएंगी, और जहां पत्तियां पाई जाएंगी वहां प्रकाश संश्लेषण होगा, जहां प्रकाश संश्लेषण होगा वहां पे आपके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण ज्यादा हो रहा है तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी वहां पे ज्यादा होगी। तो उसके बाद में हम यहाँ से पहुंच गए सेकेंडरी ब्रांच पे, ये आपकी प्राइमरी ब्रांच थी, अब हम पहुंच गए कहाँ पे, सेकेंडरी ब्रांच पे। सेकेंडरी ब्रांच पे भी आगे लेटरल ब्रांचेस पाई जाएंगी, तो कौन से ब्रांचेस पे पहुंच गए अपन, या आप इस तरीके से बोलना चाहे तो आप बोल सकते हो कि टर्सरी जो ब्रांचेस होंगी या फिर जो लेटरल ब्रांचेस होंगी, उन लेटरल ब्रांचों से या तृतीयक जो शाखाएं हैं उन शाखाओं से हम जनरली कटिंग्स को लेते हैं। एक बात, दूसरी चीज इसमें ध्यान रखना कि आपके सामने एक और कंडीशन भी हो सकती है कि आप कहाँ से लो, आप सेंटर से ले रहे हो पौधे के या फिर आप कहाँ से ले रहे हो, टर्मिनल हिस्से से ले रहे हो। तो आप ध्यान रखना आप कहाँ से लेते हो, टर्मिनल हिस्से से कटिंग्स को लेते हो जनरली। जो बाहर वाला हिस्सा होगा ना प्लांट का, पौधे का या पेड़ का बाहर वाला हिस्सा होगा, वहां की कटिंग्स को यूज करते हैं, प्लांट के टर्मिनल पोर्शन की कटिंग्स को यूज करते हैं। तृतीयक ब्रांचेस जो होंगी, टर्सरी ब्रांचेस जो होंगी या लेटरल ब्रांचेस जो होंगी, पार्श्व शाखाएं भी बोल सकते हो आप इन्हें, उनकी कटिंग्स को जनरली प्रेफर करते हैं अपने। कारण क्या होगा कि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा होती है, ये कारण होगा जो बाहर की तरफ हो, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। ब्रॉडली स्टेम कटिंग को 4 भागों में बांट दिया गया, कौन कौन से, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग और हर्बेशियस कटिंग। हाँ जी, स्टेम कटिंग की बात कर रहे थे, ब्रॉडली 4 हिस्सों में बांट दिया गया स्टेम कटिंग को, कौन कौन से, आपके हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग और हर्बेशियस कटिंग। ठीक है, एक चीज और डिस्कस करते हैं अपन, अपन बोलते हैं डीफोलिएटेड आपके स्टेम। डीफोलिएटेड स्टेम किसे बोलते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फोलिएशन क्या होता है। ठीक है, फोलिएशन की बात करेंगे तो किसको बोलते हैं फोलिएशन, पत्तियों को बोलते हैं फोलिएशन। और इसके सामने मैंने जैसे डीफोलिएशन वर्ड यूज कर दिया, यानी क्या कर देना, पत्तियों को हटा देना। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या होगा कि कटिंग्स के अंदर हम कौन सी टाइप की कटिंग्स को प्रेफर करेंगे, रूटिंग करने के लिए, प्लांट के प्रोपेगेशन करने के लिए कौन सी कटिंग्स को प्रेफर किया जाता है, वो वाली कटिंग्स जिनके ऊपर क्या हो, आपके लीव्स हो या फिर डिफोलिएटेड हो। तो ये सवाल मैं पूछ लेता हूँ किनसे, विकास आप बताइए, आप कौन सी टाइप की कटिंग को प्रेफर करना पसंद करेंगे, डिफोलिएटेड कटिंग्स को प्रेफर करना पसंद करेंगे या फिर आप आ, आ, पत्तियों को रखना पसंद करेंगे कटिंग में रूटिंग प्रोड्यूस करने के लिए। बता देता हूँ मैं एक बार फिर से आपको सवाल क्या है मेरा। ये मान लीजिए आपके सामने कोई भी ब्रांच है जो आपने किसके लिए, स्टेम कटिंग के लिए चूज की है, तो इस पे डेफिनेटली पत्तियां भी होंगी। तो अब आप क्या करोगे, एक तो आपके सामने ऑप्शन ये रह गया कि आप पत्तियों को रखे रखे हो, और दूसरा ऑप्शन आपके सामने क्या हो गया कि आप क्या करोगे, पत्तियों को हटा दोगे। यानी ये ऑप्शन रह गया, पत्तियों को आपने काट लिया। तो आप बताइए अब इनमें से कौन से टाइप को आप प्रेफर करोगे, इसको मैंने बोल दिया डिफोलिएटेड, इसको पत्तियां मैंने बोल रखेंगे दिया सर। फोलिएटेड। ऐसा क्यों करोगे आप? सर रखेंगे इतना पता है, बस करेंगे क्यों ये आप बता दो। देखिए बात सुनिए, आप जनरली क्या करोगे, पत्तियां रखते हो, ध्यान रखना। ठीक है, वो वाली आप प्रेफर करते हो जिसके ऊपर क्या होंगी, पत्तियां होंगी। लेकिन अगर आपके पास में मिस्ट चेंबर जैसी फैसिलिटीज नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, डिफोलिएटेड को यूज करोगे। हाँ जी, अगर आपके पास में मिस्ट चैम्बर जैसी फैसिलिटीज नहीं है, मिस्ट चैम्बर बोले तो वो वाली कंडीशन जिसके अंदर आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बढ़ा सकते हो, तो आप क्या करोगे, डिफोलिएटेड लीव्स को, डिफोलिएटेड स्टेम को यूज करते हो। अदरवाइज आप फोलिएटेड स्टेम को प्रेफर करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, रूटिंग इनमें ज्यादा आसानी से होती है। ओके, बात करते हैं आगे। वही यहाँ पे बोला गया था कि कटिंग जिनमें पत्तियां उपस्थित होती है वो प्रेफरेबल होती है लीफ लेस कटिंग के कंपैरिजन में, और लीफ लेस कटिंग को हम डिफोलिएटेड कटिंग्स भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। और एग्जाम में जब इसकी लैंग्वेज बोली जाती है ना, तो वहां पे लीफ लेस कटिंग्स ना बोल के वो डिफोलिएटेड ही बोलता है, ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे तो प्रेजेंट डे की जो फैसिलिटीज है जिसके अंदर हम मिस्ट प्रोपेगेशन कर सकते हैं, बताऊंगा आपको क्या होता है मिस्ट चेंबर। तो इन फैसिलिटीज में अपन अगर प्रोपेगेशन करेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके हम कैसी भी सिचुएशंस को क्रिएट कर देंगे और पूरे साल भर हम कटिंग्स की रूटिंग करवा सकते हैं। लेकिन जनरली हम कौन से सीजन में कटिंग की रूटिंग इंड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे, वो डिपेंड करेगा पेरेंट प्लांट पे कि कौन से टाइप का प्लांट है। अब होने को हो सकता है वो डेसीडियस टाइप का प्लांट हो। डेसीडियस किसे बोलते हैं, पतझड़ी पौधे, जो क्या करते हैं अपने सारे पत्ते झाड़ देते हैं किस टाइम पे आकर के, शरद ऋतु में आकर के, और वसंत ऋतु में उनमें नई फुटान शुरू होती है। अब ये वाला जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 टाइप के प्लांट हो गए, एक हो गया आपका डेसीडियस पतझड़ी, और दूसरा कौन सा हो गया आपके एवरग्रीन प्लांट।
एवरग्रीन के अंदर क्या होगा, सदाबहार पौधे बोलते हैं इन्हें, यानी हमेशा इनमें क्या रहेगी, बहार रहेंगी, पत्तियां इनमें हमेशा रहेगी। डेसिडियस प्लांट्स जो होते हैं वो विंटर सीजन के अंदर क्या करेंगे, शरद ऋतु में आकर के अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। पत्तियों को गिराने के बाद में डोरमेंट पीरियड में चले जाते हैं, सुसुप्त काल में चले जाते हैं, कोई ग्रोथ शो नहीं करते। डोरमेंट पीरियड का मतलब क्या हो गया, सुसुप्त यानी सो जाना, सो गया तो उस टाइम पे वो कोई भी ग्रोथ शो नहीं करेगा, कोई वृद्धि शो नहीं करेगा, दूर से देख के यूं लगेगा पौधा खत्म हो गया, मर गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या होगी, वसंत ऋतु शुरू होगी या फिर आपके कौन सा सीजन, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होगा, उस टाइम उसमें क्या हो जाएगी, नई फुटान आ जाएगी, ठीक है, उसमें नई फुटान आ जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, इस कंसेप्ट को समझ लेना। वैसे तो मैंने आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ाया था, उसमें ये चीज मैंने बता दी, लेकिन एक बार फिर से इस चीज को सुन लीजिए कि कुछ जो बर्ड्स होती हैं वो बर्ड्स क्या हो जाती है, डोरमेंट हो जाती है। और ये जनरली कौन से केस में ज्यादा होता है, डेसिडियस प्लांट्स के अंदर ज्यादा होता है, वो डोरमेंट हो जाती है। यानी कि जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इनके अंदर जो भी बर्ड्स बनेंगी वो बर्ड्स क्या होंगी, डोरमेंट होंगी। उन बर्ड्स को अपनी डोरमेंसी तोड़ने के लिए एक लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक निम्न तापमान वाले ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जो उसको कब मिल पाएगा, विंटर सीजन में मिल पाएगा। और विंटर सीजन में जैसे ही बर्ड्स को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट मिल गया, अब उनके अंदर जो कलिकाएं होंगी, जो बर्ड्स होंगी, उनमें नए फुटान प्रारंभ हो जाएगा, ध्यान रखना। तो डेसिडियस प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर कलिकाएं जो होती हैं, बर्ड्स जो होती है, उनके अंदर नई फुटान कब आती है, स्प्रिंग सीजन में। जबकि एवरग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर नई फुटान कब आती है, आपके लेट आपके समर सीजन में, या फिर आप बोल सकते हो कौन से सीजन में, रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में, ओके ना। तो एवरग्रीन प्लांट की अगर मैं कटिंग्स तैयार कर रहा हूं तो मैं या तो समर सीजन में तैयार करूंगा या फिर मैं कब तैयार करूंगा, रेनी सीजन में। जबकि अगर मैं डेसिडियस प्लांट की कटिंग्स तैयार कर रहा हूँ, पतझड़ी पौधों की कटिंग्स तैयार कर रहा हूँ, तो मैं विंटर सीजन के अंदर कटिंग्स प्लांट से ले लूंगा, और बाद में स्प्रिंग सीजन में जब नई फुटान आएगी, उनकी कलिकाओं में नई फुटान आएगी, उस टाइम उनसे नया पौधा तैयार हो जाएगा। ध्यान रखना, इस चीज पर डिपेंड करेगा कि पेरेंट प्लांट कौन सा है। तो आप सब में एक जैसी नहीं कर सकते, और कंफ्यूज होने की भी आवश्यकता इस पे नहीं होती ज्यादा, ओके। लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं मिस्ट चैम्बर जैसी फैसिलिटीज है अपने पास में, आर्टिफिशियल प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स है अपने पास में, जिसकी सहायता से पूरे साल कोई जरूरी नहीं है स्प्रिंग सीजन में करें या और करें, लेकिन जनरली डिपेंड किस पे करेगा, पेरेंट प्लांट पे डिपेंड करेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, अपन शुरुआत करते हैं हार्डवुड कटिंग से। हार्डवुड कटिंग के बारे में बात कीजिए, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ चार टाइप थे इसके। चार टाइप कौन कौन से थे, एक हो गया हार्डवुड कटिंग, एक हो गया सेमी हार्डवुड, सॉफ्टवुड और हर्बेशियस। हर्बेशियस का मतलब क्या हो गया, शाकीय, ठीक है। उसके बाद में सॉफ्टवुड का मतलब क्या हो गया, बहुत ही नाजुक सी जो आपके स्टेम होगा उसको बोल दिया गया सॉफ्टवुड। सेमी हार्डवुड क्या कि ठीक है, थोड़ा अभी कड़ा होना शुरू हुआ है। हार्डवुड क्या होगी, एक साल पुरानी लकड़ी, आसपास एक साल के आसपास पुरानी लकड़ी, जो क्या होगी, बहुत ज्यादा हार्ड होगी और काष्टीय बन चुकी है, वुडी अपीयरेंस उससे आनी शुरू होगी। नई जो फुटान होगी वो थोड़ी वुडी लगती है। आप नई फुटान, आप लकड़ी किसको बोलोगे, जो क्या हो, थोड़ी सी क्या हो, अपने आप में कठोर हो, उसको बोलते हैं लकड़ी। जबकि नए जो आपके फुटान होगी, एक दो महीने पुराना जो ब्रांचेस होंगी, उन ब्रांचेस के अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं। आप उनको मोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी उस डायरेक्शन में, टूटेगी नहीं। वो क्यों नहीं टूटेगी, क्योंकि अभी वो मुलायम है, अभी वो कोमल है। तो सॉफ्टवुड कटिंग, और इनकी एज के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये तकरीबन 1 ईयर ओल्ड, ये कितने होगी, तकरीबन 9 मंथ ओल्ड। ये कितना हो गया, 3 से 4 मंथ ओल्ड बोल सकते हो। शाकिया आप बोल सकते हो 1 से 2 मंथ ओल्ड। अगर ब्रांचेस को आप यूज करोगे तो इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने। अब इनमें और भी क्या अलग अलग चीजें होंगी, वो सारी चीजों को हम कंसिडर करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आते हैं हार्डवुड कटिंग में। तो हार्डवुड कटिंग में हम कौन सी कटिंग्स को यूज करेंगे, मैच्योर कटिंग्स को यूज करेंगे और लिग्निफाइड स्टेम को यूज करेंगे। लिग्निफाइड स्टेम का मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर अब लिग्निन का जमाव हो चुका है, और लिग्निन का जमाव होने के कारण ये अब कैसे बन गए हैं स्टेम, थोड़े से रिगिड या फिर थोड़े से कठोर बन गए हैं, काष्टीय बन गए, वुडी बन गए, ओके। और क्या करेंगे, हार्डवुड कटिंग्स जो होती है उनका उपयोग किसमें किया जाता है, आपके डेसिडियस प्लांट्स में किया जाता है जनरली। और डेसिडियस प्लांट में आप जानते हो कटिंग्स को तैयार कब करेंगे, डोरमेंट सीजन में तैयार करेंगे, जो कब होगा, विंटर सीजन में होगा। क्योंकि विंटर सीजन में लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट मिलेगा, तो उनमें स्प्रिंग सीजन के अंदर बर्ड्स में फुटान प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि टाइम अगर बोला जाए यहाँ पर, तो नवंबर से फरवरी के बीच में ये टाइम फ्लक्चुएट कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ग्रेप्स के अंदर आपके कटिंग्स कब तैयार की जाती है, तो उसका आंसर यही हो गया, विंटर सीजन। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वॉटेवर जो भी है चूज कर सकते हो। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग होने से पहले आप कटिंग तैयार करोगे। बर्ड्स में स्प्राउटिंग होगी उसके बाद में कटिंग्स तैयार नहीं करते, उससे पहले करते हैं। और स्प्राउटिंग होगी कब, स्प्रिंग सीजन में होगी।
उसके बाद में क्या बोला गया, यूजुअली 1 साल पुरानी शूट्स को हम काम में लेंगे। और यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना, प्रीवियस सीजन की ग्रोथ होनी चाहिए, वो ध्यान रखना। प्रीवियस सीजन की ग्रोथ क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ही तो बर्ड्स होंगी ना पुरानी। डोरमेंट बर्ड्स किस पे पाई जाएंगी? प्रीवियस सीजन की ग्रोथ पे पाई जाएंगी। इस सीजन वाली जो ग्रोथ होगी उसके अंदर जो नई बर्ड्स बनेंगी, वो नई बर्ड्स तो अगले साल जब उसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट मिलेगा उस टाइम फुटान करेगी वो। ओके, तो ध्यान रखना इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है। हार्डवुड कटिंग में एक तो प्रीवियस सीजन की अपन ग्रोथ काम में लेंगे, प्रीवियस सीजन का जो वेजिटेटिव पोर्शन होगा उसको काम में लेंगे। आपके डोरमेंट सीजन के अंदर उसको कटिंग्स को सेपरेट करेंगे प्लांट से। और उसके बाद में क्या करेंगे, नवंबर दिसंबर के अंदर कटिंग को लगा लिया अलग से। और स्प्राउटिंग कब होगी? जनवरी फरवरी के आसपास स्प्राउटिंग होगी। उसके बाद में नया पौधा आपका तैयार हो जाएगा। अगर मैं कटिंग के साइज की बात करना चाहूंगा तो जनरली 10 से 45 सेंटीमीटर लेंथ इसकी हो सकती है। इंपॉर्टेंट डाटा है, इनकी अलग से टेबल बना लेना आप कि हार्डवुड कटिंग में कितने साइज की, कितने लेंथ की आप कटिंग यूज देते हो, सेमी हार्डवुड कटिंग में कितने लेंथ की यूज करते हो, सॉफ्टवुड कटिंग में आप कितने लेंथ की यूज करते हो। इंपॉर्टेंट डाटा है ये। उसके अलावा डायमीटर वाला डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन ये पेंसिल थिकनेस वाली चीज को ध्यान में रखना कि मोटाई कितनी होनी चाहिए। मोटाई होनी चाहिए पेंसिल के जैसी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये पेन है, तो पेन की थिकनेस कितनी है, मोटाई कितनी है? तो पेंसिल जो होती है उसकी जितनी थिकनेस होगी उतनी थिकनेस की उतनी मोटाई की लकड़ी। और उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? लंबाई होनी चाहिए उसकी 10 से 45 सेंटीमीटर। उसके अंदर भी और स्पेसिफिकली अगर पूछ लिया जाए तो 25 से 30 सेंटीमीटर को आप और कंसीडर कर सकते हो, ध्यान रखना। तो आपको दोनों डाटा यहाँ पे ध्यान रखने हैं। 10 से 45 सेंटीमीटर लेंथ इसमें यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा अलग अलग प्लांट स्पीशीज पे। और मोटाई कितनी होगी? पेंसिल थिकनेस। ओके, अब यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप कटिंग यूज कर रहे हो, जो आप कटिंग यूज कर रहे हो उस लकड़ी पे कम से कम 3 बर्ड्स होनी चाहिए, कम से कम 3 कलिकाएं उस पे उपस्थित होनी चाहिए, ध्यान रखना। वो कम से कम है, ध्यान रखना। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है लेकिन कम से कम 3 कलिकाएं उसमें होनी चाहिए। और हम ऐसी कलिका का चयन करेंगे जो क्या हो, हेल्दी हो, उस पर कोई डिजीज नहीं लगी हो, उसके अंदर इंटरनोड में बहुत ज्यादा गैप ना हो। और उनके अलावा हम उसको यूज करेंगे जो छाया वाले हिस्से में ना लगी हो प्लांट के। ठीक है, छाया वाले हिस्से में लगी होगी तो उसमें इटियोलेशन जैसी दिक्कतें होंगी, उसमें क्या हो, बाहर वाले हिस्से में लगी हो। ओके, वो ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टर्मिनल हिस्सों में और प्लांट के बाहरी हिस्से में जो कटिंग्स होती हैं उनको यूज करते हैं। आगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझना कि जब कटिंग्स को अपन प्रिपेयर करेंगे, अब इसका मतलब क्या हो गया, कटिंग को प्रिपेयर करने का मतलब क्या हो गया कि आप गुलाब की कटिंग कर रहे हो फॉर एग्जांपल मानिए। तो गुलाब की कटिंग में आपने ले लिया, एक टहनी ले ली। अब इस टहनी को आपको कटिंग को प्रिपेयर करना है तो आप क्या करोगे, ये वाला हिस्सा रूट साइड होगा, ये वाला हिस्सा शूट साइड होगा। ऐसा ही होगा ना, पूरा बड़ा पौधा था, उस पौधे से आपने तोड़ लिया, ये उसका नीचे वाला हिस्सा था, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा था। तो नीचे वाले हिस्से में तो आप कट लगाओगे, तो इस तरीके से कट लगाओगे कि क्या हो, मान लीजिए मैं इसमें कट बोल देता हूँ आपको कि आपने इसमें कट लगा लिया। ठीक है, अब कट लगाया तो क्या हो गया, कुछ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होगी। नीचे से क्या होना चाहिए, बिल्कुल सपाट होना चाहिए, ध्यान रखना, नीचे से सपाट होना चाहिए। जबकि ऊपर वाले हिस्से में अगर मैं कट लगाऊंगा तो कैसा लगाऊंगा, तिरछा कट लगाऊंगा। ओके, जिसको यहाँ पे क्या बोल दिया गया, स्लैंटिंग कट बोल दिया गया। ऊपर वाले हिस्से में कैसा कट लगाऊंगा, तिरछा कट लगाऊंगा। और नीचे वाले हिस्से में कैसा कट लगाऊंगा, सीधा कट लगाऊंगा। ठीक है, यानी क्या बोला, रूट वाले हिस्से में सीधा कट और शूट वाले हिस्से में तिरछा कट। इससे फायदा क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे। एक तो इससे फायदा ये हो गया, मान लीजिए कि कल को बारिश वारिश होगी, आपने एक लकड़ी थी इस तरीके की और उस लकड़ी पे आपने कट लगा करके कैसा बना दिया इसको, ऊपर वाले हिस्से को तिरछा रख दिया और नीचे वाले हिस्से को आपने यूं रखा। कल को अब नीचे वाला हिस्सा ऑब्वियस है सॉइल में चला जाएगा, तो यहाँ तक ये सॉइल में कवर हो गया। अब कल को बारिश वारिश होगी, यहाँ पानी गिरेगा तो वो पानी यहाँ से नीचे चला जाएगा, ऊपर इकट्ठा नहीं होगा, पौधे आपके टहनी के ऊपर पानी पानी इकट्ठा नहीं होगा, जमाव नहीं होगा। और पानी का जमाव नहीं होगा तो आपको मैंने कल भी बताया था कि हाई मॉइस्चर कंटेंट निमंत्रण होती है किस चीज को, फंगस ग्रोथ को निमंत्रण होती है, बीमारियों को निमंत्रण होती है हाई मॉइस्चर कंटेंट। इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि मॉइस्चर एक जगह पे रुका रहे। पानी रुका हुआ पानी ना कोई काम का नहीं होता, ध्यान रखना। बहता हुआ जल बहुत अच्छा होता है, अपने आप को स्वयं स्वच्छ करता रहता है, लेकिन जैसे ही पानी रुक गया ना कहीं पे, वहां पे वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, फायदा कोई नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या चीज होगी, यहाँ पे अगर कल को बारिश होगी तो पानी वानी इकट्ठा नहीं होगा, एक फायदा अपने को ये हो गया। दूसरा फायदा क्या हो गया कि आपने अगर लकड़ी में कट नहीं लगाए, आपने कटिंग में कट नहीं लगाए, तो आपको खुद को ही पता नहीं लगेगा कि ऊपर वाला हिस्सा कौन सा था और नीचे वाला हिस्सा कौन सा था। आपको प्लांट के अंदर बाइपोलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। यानी जो आपने मान लीजिए बड़ा सारा पेड़ था, उस पेड़ से आपने लकड़ी तोड़ी, तो नीचे वाला जो हिस्सा था ना आपको उसको नीचे ही रखना है, ऊपर वाले हिस्से को आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्लांट से लगी हुई लकड़ी इस डायरेक्शन में थी, आपने इसको उल्टा लगा दिया। ऐसा नहीं करना, आपको नीचे वाले हिस्से को नीचे रखना है, ऊपर वाले हिस्से को ऊपर ही रखना है। क्यों ऐसा, जाइलम फ्लोएम होता है ना भाई प्लांट के अंदर, उल्टा पुल्टा थोड़ी कर सकते हो आप।
ठीक है, ऐसा थोड़ी करेंगे जाइलम फ्लोएम का काम करना शुरू कर देगा और फ्लोएम जाइलम का काम करना शुरू कर देगा, नहीं। इसलिए आपको प्लांट को उसी ओरिएंटेशन में लगाना पड़ेगा जिस ओरिएंटेशन में आपने प्लांट से उसे मदर प्लांट से पृथक किया है। क्लियर ना? तो इसलिए हम अलग अलग तरीके के कट लगाएंगे ताकि आइडेंटिफिकेशन भी हो जाए अपने को। एक चीज, उसके अलावा अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए और उस क्वेश्चन के अंदर आपको कंडीशन दे दी जाए, क्या कंडीशन दे दे? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप की, तो इस कंडीशन के अंदर उल्टा कर देंगे अपन। जस्ट क्या कर देंगे? स्ट्रेट कट कहाँ लगाएंगे? टॉप पार्ट पे, और आपके तिरछा कट कहाँ लगाएंगे? बेस पार्ट पे। ठीक है, ओके ना? इससे फायदा क्या हो जाएगा कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स जो होती हैं उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है? वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे कि एक तो ये वाला हिस्सा हो गया और दूसरा मैंने क्या कर दिया, इसको तिरछा कट लगा दिया इस तरीके से, तो यहाँ क्या हो गया? तिरछा कट लगाने की वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो अब ये पानी को ज्यादा एब्जॉर्व कर पाएगा कंपेरेटिव टू दिस, इसलिए इसमें उल्टे कट लगाते हैं। नीचे की तरफ क्या लगाएंगे? तिरछा कट लगाएंगे। ऊपर की तरफ कैसा कट लगाएंगे? सीधा कट लगाएंगे। लेकिन कब? अगर प्लांट कौन से क्रॉप्स में हम ये टेक्निक यूज कर रहे हैं? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप में। अगर टेम्परेट प्लांट के साथ हम ऐसा करेंगे तो उसमें ऊपर की तरफ क्या रखेंगे? तिरछा, और नीचे की तरफ क्या रखेंगे? सीधा कट। एक चीज। दूसरी चीज, अब क्योंकि डेसिडियस प्लांट में इस चीज को यूज करते हैं और आप जानते हो डेसिडियस प्लांट जनरली कौन से एरिया में पाए जाते हैं? टेम्परेट रीजन में, इसलिए मेजरली इसी टाइप के कट लगाए जाते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे क्या बोला गया? ये पोलैरिटी वाली बात वही होगी, फंगल ग्रोथ वाली बात वही होगी। अब किस में यूज करते हैं? तो जो डेसिडियस फ्रूट प्लांट्स होते हैं जैसे कि ग्रेप, अब ग्रेप में तो ना इसको ना एकदम दिमाग में फिट ही कर लेना कि हार्डवुड कटिंग इज इक्वल टू ग्रेप्स। हार्डवुड कटिंग किसमें करते हैं? ग्रेप में करते हैं। एग्जाम में इसकी पूछने की इंटेंसिटी वेरी हाई, बहुत ज्यादा पूछते हैं कि ग्रेप में प्रोपेगेशन मेथड कौन सा है, तो वो कौन सा रहता है? आपके हार्डवुड कटिंग। ओके, आगे उसके अलावा किस किस में यूज कर सकते हैं? कीवी फ्रूट में, हेजलनट में, चेस्टनट में, फिग में। फिग इसमें इंपॉर्टेंट है, पोमग्रेनेट इसमें इंपॉर्टेंट है, मलबरी इंपॉर्टेंट है, और आपके रोज इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, जो मैंने राउंड किए यहाँ पे उन सारों को कंसीडर कर लेना। बाकी आपको ना भी याद हो तो चलेगा, लेकिन जो राउंड किए हैं वो आप प्लीज कंसीडर कर लेना कि हार्डवुड कटिंग इनमें यूज करते हैं। बाकी जब ये लेक्चर में आज के लेक्चर में नहीं, ये टॉपिक खत्म करूंगा उस टाइम आपको एक टेबल दे दूंगा जिसके अंदर कौन सी प्रोपेगेशन टेक्निक कौन से फ्रूट में यूज करते हैं वो टेबल होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टेबल रहेगा आपके लिए वो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे कटिंग्स के बारे में। तो ये आपके सामने क्या है? एक कटिंग है। इस कटिंग में क्या किया? ये यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे बर्ड है, और एक बर्डिंग इसके बीच में कहीं पे है, शो नहीं हो रही इमेज में लेकिन है। कम से कम कितनी बर्ड्स होनी चाहिए? 3 बर्ड्स होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। उसके अलावा कुछ एक बातें वहां पे बोली लिखी नहीं गई थी, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कट लगाते टाइम आपको कहाँ कहाँ और कैसे कट लगाने पड़ेंगे। इस चीज में आप कंसिडर करना। ऊपर नीचे वाले हिस्से में आप कट लगाओगे ना, जो वो कट हमेशा जो बर्ड्स होंगी उन बर्ड के बिल्कुल नीचे लगाते हैं और बिल्कुल पास में लगाते हैं। जबकि ऊपर आप यहाँ देखोगे कि इतनी डिस्टेंस आ गया बर्ड से, ठीक है, और यहाँ तिरछा कट लगाते हैं। इस इमेज में आपके सामने क्लियर हो रखा है कि ऊपर यहाँ पर तिरछा कट लगाया हुआ है। ये जो कट है वो कट क्या है? तिरछा कट लगाया हुआ, और बर्ड्स का डिस्टेंस यहाँ से काफी है। इस इमेज में दिखाई दे रहा है काफी डिस्टेंस है, लेकिन नीचे आप नोटिस करोगे तो बर्ड बिल्कुल यहाँ पे है और जो कट है वो सीधा लगाया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या चीज बताना चाह रहा हूँ? मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूँ कि ऊपर जो कट लगाओगे आप, उसकी डिस्टेंस बर्ड से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, और कट कहाँ लगाया जाएगा? बर्ड के ऊपर लगाया जाएगा। जबकि नीचे वाले हिस्से में जो कट लगाते हैं वो बर्ड के बिल्कुल पास लगाते हैं, और कहाँ लगाते हैं? बिल्कुल नीचे लगाते हैं। ध्यान रखना, कल को जब क्या होगा प्लांट के अंदर जब डेवलपमेंट होगा तो ये जो बर्ड्स है उनसे क्या बनेगा? शूट बनेगा। ध्यान रखना, ऊपर वाली जो बर्ड्स है उनसे शूट बनेगा, और नीचे वाली जो बर्ड है उससे क्या बनेगी? रूट बनेगी। अब ये जो इतनी आपकी टहनियां होगी, इस टहनियों का 1/4 या फिर इतना हिस्सा क्या कर देंगे हम? जमीन के अंदर गाड़ देंगे। लेकिन जमीन के अंदर गाड़ने से पहले एक काम और करते हैं। अब ये हिस्सा जो आपने यूज किया है वो हिस्सा किसका है? वो एक तने का हिस्सा है। तने के हिस्से में जड़ें अपने आप तो पैदा हो नहीं जाएगी, तो हमें कुछ ना कुछ उसके साथ में जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और जबरदस्ती हम क्या करेंगे? हम जबरदस्ती करेंगे इंडोल ब्यूटेरिक एसिड या फिर आईबीए का ट्रीटमेंट। आईबीए है क्या? आप सारे लोग जानते हो, आईबीए इज ए काइंड ऑफ ऑक्सिन। ठीक है, और आईबीए क्या काम करता है? रूटिंग को प्रमोट करने का काम करता है। अब क्या ऐसा हो जाएगा कि मैंने क्या किया, आईबीए को लिया, पानी में घोल लिया, और पानी में घोल करके सीधा प्लांट के साथ में दे दूं? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप जानते हो आईबीए पानी में घुलता ही नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आईबीए को मुझे सबसे पहले 95% कंसंट्रेटेड एल्कोहल के अंदर, एथिल एल्कोहल के अंदर डिसोल्व करना पड़ेगा, और वो जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को बाद में पानी में डिसोल्व करके मुझे फाइनली एक फाइटो हार्मोन का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। और उस सॉल्यूशन में मैं क्या कर सकता हूँ?
इस रूट पार्ट को डिप करूंगा, डिप करके क्या कर दिया मैंने, ट्रीट कर दिया इसे आईबीएस से, और अब मैं इसे रूटिंग मीडिया के अंदर आपके लगा सकता हूँ फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में। ओके, आगे देखिए। आगे यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, लगा दिया इन सबको, आप देख सकते हो ऊपर वाले हिस्से में तिरछा कट लगाया गया। थोड़े टाइम बाद में क्या हो गया, ऊपर वाला जो हिस्सा था वहां से ये क्या हो गया, नई ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। ऊपर वाले हिस्से में क्या होनी शुरू होगी, नई ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी। कल को ये जो नई ग्रोथ है उसी नई ग्रोथ से क्या बनेगी, पूरा का पूरा पेड़ बनेगा, ध्यान रखना। और नीचे वाला जो हिस्सा था, नीचे वाली जो रूट थी, नीचे वाली जो बर्ड थी, उन बर्ड से क्या बननी स्टार्ट होगी, आपकी रूट बननी स्टार्ट होगी, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये आपके जनरली कटिंग का सारा कंसेप्ट रहता है, कहाँ कट लगाना है, कैसा कट लगाना है, सारी चीजें होपफुली आप समझ चुके हो। हार्डवुड कटिंग जनरली कौन से क्रॉप्स में परफॉर्म करते हैं, डेसिडियस क्रॉप्स में परफॉर्म करते हैं। डेसिडियस क्रॉप्स के अंदर कब परफॉर्म करेंगे, विंटर सीजन में परफॉर्म करेंगे या फिर अर्ली स्प्रिंग सीजन में परफॉर्म करेंगे। ओके, आगे देखिए। अब बात करते हैं सेमी हार्डवुड कटिंग या फिर ग्रीनवुड कटिंग के बारे में। जो अब इसको ग्रीनवुड कटिंग क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो कंडीशन होगी ना, इस कंडीशन पे लकड़ी पूरी तरीके से काष्ठीय नहीं हुई। अब काष्ठीय लकड़ी होगी तो उसका कलर कैसा हो गया, उसका कलर ब्राउनिश हो गया। लेकिन यहाँ पे लकड़ी पूरी तरीके से काष्ठीय नहीं हुई तो उसका कलर कैसा है, अभी भी हरा रंग है उसमें, ध्यान रखना। क्या बोल दिया गया, 4 से 9 महीने पुरानी हम लकड़ी को यूज करेंगे। वुडी होगी, ब्रॉड लिव्ड जो एवरग्रीन स्पीशीज होंगी उनमें ये मेथड अपन फॉलो करते हैं। जो हार्डवुड कटिंग मेथड था वो डेसिडियस प्लांट्स में फॉलो किया जा रहा था, ये वाला किसमें फॉलो किया जा रहा है, एवरग्रीन स्पीशीज में। जैसे कि क्या, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, लेमन, जैक फ्रूट, ये सारी चीजें। उनके अलावा कुछ श्रबी ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होंगे उनके अंदर। यहाँ पे वर्ड आया शब। तो देखिए 3 टाइप की ग्रोथ होती है आपका, एक होता है हब, एक होता है श्रब और एक होता है ट्री। इनके बारे में बता देता हूँ थोड़ा। हब के अंदर कोई स्टेम होता ही नहीं है, श्रब के अंदर मल्टीपल स्टेम होते हैं, ध्यान रखना। ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है, झाड़ी बोल देते हैं श्रब को हमने। ट्री के अंदर एक सिंगल मेन स्टेम होगा, उसके ऊपर लेटरल ब्रांचेस होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ श्रब का मतलब क्या बोल दिया गया, झाड़ी नुमा जो सजावटी पौधे होते हैं उनके अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन किसके अंदर, एवरग्रीन प्लांट्स के अंदर, ध्यान रखना। कटिंग की लेंथ की बात करेंगे, 7 से 20 सेंटीमीटर। वहां वो लेंथ कितनी हो रही थी, 10 से 45 सेंटीमीटर। यहाँ कितनी हो रही है, 7 से 20 सेंटीमीटर। कट के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेट कट कहाँ लगाया जाएगा, बिलो नोड, नोड के नीचे स्ट्रेट कट लगाएंगे, ऊपर कैसा कट लगाएंगे, आपके तिरछा कट लगाएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ सुनना बात, अब क्या था, डीफोलिएटेड कटिंग को मैं यूज करूंगा अगर मैं क्या कर पा रहा हूँ, आपके मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर मैं सॉरी मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगा, जो आपके सॉरी दोबारा से बोल देता हूँ मैं, कई चीजें मैशअप होगी ना तो आप कंफ्यूज होगे, फिर से बोल देता हूँ, सुनिए। क्या करूंगा, अगर मेरे पास क्या हो, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था ना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डीफोलिएटेड कटिंग्स को यूज करूंगा, ताकि उनमें पत्तियां ना हो। पत्तियां ना हो तो वाटर लॉस कम से कम हो। वाटर लॉस ज्यादा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर मेरे आपके जड़े बनने से पहले ही मेरी कटिंग सूख जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ इस केस में क्या हो गया, इस केस में आप नीचे की जो पत्तियां होंगी उन पत्तियों को हटा दोगे, लेकिन 2 से 4 पत्तियों को आप टॉप पे इसमें रखोगे तो वो ज्यादा बेटर माना जाता है रूटिंग के लिए। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डाटा हो गया, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि 2 to 4 लीव स्टेज इसमें रखते हैं अपन, कहाँ पे, टॉप पार्ट पे। और जब नीचे की जो पत्तियां होंगी आपकी कटिंग्स की, उन पत्तियों को अपन हटा देंगे, ठीक है। 1/4 पार्ट को अपने सोइल में इंसर्ट कर देंगे। कब इसमें अपन करेंगे, समर या फिर रेनी सीजन में करेंगे, क्यों, क्योंकि एवरग्रीन प्लांट है, इनमें बडिंग उसी टाइम, इनमें जो बर्ड्स होंगी उनमें नई स्प्राउटिंग उसी टाइम होगी, ध्यान रखना। उसके अलावा लीफ कटिंग वगैरह ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। वाटर लॉस इसमें मिनिमम होना चाहिए, उस कंडीशन के अंदर अपन कौन सी यूज करेंगे, फोलेटेड लीव्स, अदरवाइज क्या करेंगे, डिफोलेटेड कर लेंगे। उसके लिए अब क्योंकि इसके अंदर ये दिक्कत क्रिएट होगी ना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पत्तियां अगर उपस्थित होंगी टहनी पे तो आपकी रूटिंग आसानी से होगी, एक चीज। लेकिन अब अगर पत्तियां हैं तो ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन को मुझे रोकना है, तो ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता हूँ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो क्या वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन कैसे हो पाएगा, जब बाहर हवा के अंदर ऑलरेडी पानी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसपिरेशन होता किसके कारण है, डिफ्यूजन के कारण होता है ट्रांसपिरेशन। डिफ्यूजन यानी क्या, विसरण, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पानी का चला जाना। हाई कंसंट्रेशन, पत्तियों के अंदर जितना भी पानी होगा वो पानी बाहर उपस्थित पानी की मात्रा में कम होगा, ध्यान रखना।
तो वो विसरण वहां हो नहीं पाएगा, तो जो आपके स्टेम होगा या जो कटिंग होगी उस कटिंग के अंदर वाटर लॉस नहीं हो पाएगा, और वाटर लॉस नहीं हो पाएगा तो अपना काम चल जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ानी पड़ेगी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए मुझे मिस्ट चैम्बर या फिर फोग इस जैसी या फिर पॉलीथीन शीट इस टाइप की संरचनाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ में अगर इंडोल ब्यूटेरिक एसिड का 5000 ppm की रेट पर इस्तेमाल करूंगा तो वो भी रूटिंग को प्रमोट करने में बेनिफिशियल होता है। उसके अलावा बात करते हैं हम सॉफ्टवुड कटिंग के बारे में। अगर मैं सॉफ्टवुड कटिंग की बात करूं तो सॉफ्टवुड कटिंग के अंदर हम क्या यूज करेंगे, नॉन लिग्निफाइड टाइप के शूट यूज करेंगे जो कि हार्डी ना हो बिल्कुल भी, और 2 से 3 महीने पुराने हो। ठीक है, जो ब्रांचेस हो वो क्या हो, 2 से 3 महीने पुरानी हो। ये जो होंगे वो सूखने के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होंगे, अगर क्योंकि ये नई ब्रांचेस है, नई ब्रांचेस है आपको पता है कि टेंडर लीव्स है, अभी इनके अंदर जो पानी होगा वो पानी स्टोर होकर के नहीं रखा होगा अभी तक, तो इनमें सूखने वाली प्रॉब्लम बहुत आएंगी। अगर आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन नहीं किया तो आपके साथ में दिक्कत आएगी कि आपको वाटर लॉस की कंडीशन होना देखनी पड़ सकती है, और आपकी टहनी जो रूटिंग करने से पहले ही सूख जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी जरूरी है इसके लिए, यानी मिस्ट चैम्बर में लगाना पड़ेगा, और इसको हम ओपन कंडीशन में परफॉर्म नहीं कर सकते। सॉफ्टवुड कटिंग्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सॉफ्टवुड कटिंग को जनरली फ्रूट प्लांट्स की प्रोपेगेशन के लिए काम में नहीं लिया जाता, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की प्रोपेगेशन के लिए काम में लेते हैं, और कुछ एक दूसरे प्लांट्स जैसे कि चाय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जो मैंने आपको हार्डवुड कटिंग में बोल दिया ग्रेप्स, तो सॉफ्टवुड कटिंग में ध्यान रखना टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं। 2 क्वेश्चन प्रोपेगेशन में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप में पूछने की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है इनके, एग्जाम में काफी बार पूछते हैं ये चीजें। आगे क्या बोला गया कि जो साइज होगा कटिंग्स का वो 10 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन अपने 5 से 5.5 सेंटीमीटर के आसपास भी देख सकते हैं साइज, लेकिन होता कितना है, 10 से 15 सेंटीमीटर होता है, डिपेंड करेगा स्पीशीज से स्पीशीज पर। उनके अलावा बोल दिया गया क्या, पत्तियां अगर हो इनमें तो ज्यादा बढ़िया रहता है, लेकिन पत्तियां होंगी तो ट्रांसपीरेशन भी होने का खतरा रहेगा। ट्रांसपीरेशन का खतरा हमने मिस्ट चैम्बर से दूर कर दिया। मिस्ट चैम्बर होता क्या है उसके लिए आपको 2 स्लाइड की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अभी। ठीक है, ओपन कंडीशन में इसको परफॉर्म अपन करते ही नहीं है। प्लांटिंग का इसकी परफॉर्म करने का, कटिंग परफॉर्म करने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा, लेट समर टाइम होगा। उसके अलावा ये सारी चीजें वही है, आप देख लेना, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर इतना होना चाहिए, और टी के अंदर ये बहुत वाइडली यूज होता है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवुड कटिंग में। उसके अलावा चौथी आपकी टाइप आ गई स्टेम कटिंग का, हर्बेशियस कटिंग। हर्बेशियस कटिंग के बारे में बात करेंगे तो सकुलेंट, अब सकुलेंट का मतलब क्या हो गया, रसधारी, यानी जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा हो। तो रसदारी या फिर सकुलेंट नॉन वुडी प्लांट्स जो होंगे, यानी कौन से होंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होंगे, उनके अंदर काम में लिया जाता है इसको। ठीक है, जैसे कि क्या आपके क्राइसेंथेमम हो गया और ये कार्नेशन वगैरह, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, तना इनमें होता नहीं है। ठीक है, बहुत मजबूत तना नहीं होता, सकुलेंट टाइप के प्लांट होते हैं, रसदारी, पानी की मात्रा ज्यादा। ठीक है, काष्ठीय नहीं होते, वुडी नहीं होते। अगर बात करूंगा लेंथ की तो 7 से 15 सेंटीमीटर आप लंबी लेंथ की आप कटिंग इसमें यूज कर सकते हो, वही अपर एंड वाली बातें सारी की सारी। और सॉफ्टवुड कटिंग की तरह इसके अंदर भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की आवश्यकता ज्यादा होगी। बॉटम हीट इसके अंदर ऑल्सो यूजफुल होगा रूटिंग प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको केवल बता देता हूँ कि बॉटम हीट देते किसकी सहायता से है, लेकिन बॉटम हीट वाला जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा मैं कहाँ करवाऊंगा आपको, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में करवाऊंगा। बॉटम हीट, बॉटम का मतलब नीचे और हीट का मतलब क्या, गर्मी देना। तो बॉटम हीट किसकी सहायता से दी जाती है भाई, हॉट बेड की सहायता से दी जाती है। कंसेप्ट समझा देता हूँ, बहुत इजी है कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पे करवाऊंगा नहीं, आपको करवाऊंगा प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में। कुछ महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं या फिर नॉर्मल कोई भी इंसान जिसकी कमर में दर्द हो या इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो उनके हो, तो वो क्या करती है, एक हॉट वाटर बैग आता है, एक हॉट वाटर बैग आता है, तो उसके अंदर क्या करती है, पानी डालती है गर्म, और वो पानी डाल के क्या करती है, नीचे रख देती है, बैठने वाली जगह पे रख देती है, और उसका सेक लेती रहती है। ठीक है, तो वही चीज होगी ना, इसके अंदर क्या होगा, एक बक्सा बनाया होता है, उस बक्से के नीचे, उस बक्से के अंदर हमने लगा दिया ये आपके प्लांटिंग मटेरियल कटिंग्स को लगा दिया, उस बक्से के अंदर हमने हर्बेशियस कटिंग है ना, उन कटिंग्स को हमने बक्से में लगा दिया, और इस बक्से के नीचे हमने ऐसी व्यवस्था कर दी कि वहां से गर्मी आती रहे। अब वो व्यवस्था क्या होगी, कौन सी चीजों को यूज करते हैं गर्मी प्रोड्यूस करने के लिए, वो यहाँ नहीं बता रहा मैं आपको, वो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में बताऊंगा। और एक चीज आपको समझने के लिए अभी बता देता हूँ कि आप गर्म पानी भी चला सकते हो, ध्यान रखना, जैसे हॉट वाटर बैग वाला कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ बताया ना, तो वो सेम चीज को इसमें भी यूज किया जा सकता है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि हर्बेशियस कटिंग के अंदर
आप बॉटम हीट प्रोवाइड करवा के रूटिंग प्रोसेस को बढ़ा सकते हो। बॉटम हीट किसकी सहायता से प्रोवाइड की जाती है? हॉट बेड की सहायता से प्रोवाइड करवाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। दो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के बारे में जिक्र कर चुके हैं अब तक हम, एक मिस्ट चैम्बर और दूसरी हॉट बेड। मिस्ट चैम्बर आपको दिखा देता हूँ, हॉट बेड मैं आपको प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में करवा दूंगा। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया, बस वही चीजें हैं सारी की सारी। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होगा, स्टिकी सैप। स्टिकी का मतलब क्या होगा, चिपचिपा, और सैप का मतलब क्या हो गया, रस। ठीक है, कुछ चिपचिपा पदार्थ उनसे निकलता रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, रूट इनिशिएशन की प्रोसेस में दिक्कत आएगी। तो उनको रूट इनिशिएशन प्रारंभ करवाने से पहले, उनको सोविंग या प्लांटिंग करने से पहले, अब सोविंग या प्लांटिंग यहाँ पे मैं फील्ड में नहीं बोल रहा, रूटिंग में आपके, सॉरी कटिंग्स में रूटिंग इंड्यूस करवानी है तो क्या करना पड़ेगा, उसे सोइल में तो इंड्यूस, सोइल में डालना पड़ेगा ना, किसी रूटिंग मीडिया में डालना पड़ेगा। तो रूटिंग मीडिया में उसको प्लांट करने से पहले हम वेट करेंगे कि जो ये स्टिपी सैप निकल रहा है, जो चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, वो चिपचिपा पदार्थ सूख जाए। ठीक है, अदरवाइज क्या करेगा, वो रूट को इनिशिएट नहीं होने देगा, दिक्कत प्रोड्यूस करेगा। ओके, जनरली हर्बेशियस जो आपकी कटिंग होती है वो फ्रूट क्रॉप्स के अंदर यूज नहीं की जाती, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स के अंदर यूज की जाती है। ओके, तो यहाँ आपका स्टेम कटिंग कंप्लीट हो गया। बात करते हैं मिस्ट चैम्बर और फोगर्स के बारे में। मिस्ट चैम्बर की अगर बात करूंगा तो मिस्ट का मतलब भी अपने आप में क्या होता है, धुंध। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, ये एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर बना दी। प्रोटेक्टेड का मतलब सुरक्षित, और स्ट्रक्चर का मतलब क्या, संरचना। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, ऊपर डाल दिया गया क्या, कोई भी कवरिंग मटेरियल। ये जो कवरिंग मटेरियल होता है ना, इस कवरिंग मटेरियल को बोलते हैं क्लैडिंग मटेरियल। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या बोलते हैं, क्लैडिंग मटेरियल। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट है क्या, वो बता देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि आप ग्रीन हाउस बनाते हो, तो ग्रीन हाउस के अंदर कोई ना कोई चीज से तो आपको ढकना पड़ेगा। अब ग्रीन हाउस को ढकने के लिए अलग अलग चीजें काम में ली जा सकती है, जैसे कि क्या, फाइबर काम में लिया जा सकता है। फाइबर समझते हो ना, जो लोग चश्मा पहनते हैं वो अच्छे से समझते हैं इस चीज को कि फाइबर क्या चीज होती है। एक होता है कांच और एक होता है फाइबर। अब समझ लेना, ना समझो तो गूगल कर लेना इस चीज को। ठीक है, तो एक हो गया फाइबर, उसके अलावा हो गया कांच, उसके अलावा क्या हो सकता है आपके, आप कोई पॉलिथीन यूज कर सकते हो, और उसके अलावा और भी जो मटेरियल आप यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो। तो ये जितने भी जो कवरिंग मटेरियल होते हैं ना ग्रीन हाउस के, या कोई भी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए जिस चीज को अपन काम में लेते हैं, उस चीज को बोलते हैं क्लेडिंग मटेरियल। और क्वेश्चन ये आता है कि ग्रीन हाउस के लिए सबसे बढ़िया क्लेडिंग मटेरियल होता कौन सा है, तो वो कौन सा होता है, आपके फाइबर होता है। ध्यान रखना, क्योंकि क्लेडिंग मटेरियल वही अच्छा होगा जो प्राइस में कम हो। ठीक है, कंपैरेटिवली बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना, तुलनात्मक रूप से प्राइस में कम हो, उसके अलावा उसकी ड्यूरेशन ज्यादा हो, लंबे टाइम तक चले, खराब ना हो जाए जल्दी से। कांच जो होंगे वो थोड़े टाइम में खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फाइबर आसानी से टूटता नहीं है। उसके अलावा अगर बात करते हैं आपके पॉलीथीन वाले के बारे में, तो पॉलीथीन पड़ती तो सस्ती है, लेकिन उनकी लाइफ साइकिल नहीं होती ज्यादा, लंबे टाइम तक चलती नहीं है वो, ध्यान रखना। इसलिए फाइबर सबसे बढ़िया क्लैडिंग मटेरियल होता है इसके अंदर, ग्रीन हाउस में। ठीक है, तो ये क्लैडिंग मटेरियल वाला पॉइंट भी आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ क्या कर दिया, कोई क्लैडिंग मटेरियल है। अब अंदर की बात करते हैं, बाहर से ढक दिया, ठीक है, ढकने वाली चीज हमने समझ ली, बात आ गई है समझ में। अब अंदर आते हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पे क्या कर दिया गया, इस तरीके से अलग अलग फ्रेम से लगे हैं, उन फ्रेम के अंदर यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर लटकी हुई है। वो स्ट्रक्चर क्या है, बात करेंगे उसके बारे में। और ये स्ट्रक्चर क्या कर रही है, बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स में क्या प्रदान कर रही है, पानी की ड्रॉपलेट्स को छिड़क रही है यहाँ पे। तो पानी की ड्रॉपलेट्स को छिड़कने की वजह से अंदर जो हवा है, अंदर जो एयर है, उस एयर के अंदर वाटर कंटेंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी क्या हो गई, हवा के अंदर जो नमी की मात्रा होती है, उसे अगर मैं परसेंटेज में एक्सप्रेस करूं तो उस चीज को तो हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर सापेक्षिक या अपेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अंदर बढ़ जाएगी, तो अब इनमें पत्तियों वत्तियों से ट्रांसपिरेशन कहाँ होगा भाई, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो अपना काम तो हो गया ना, अपने तो चाहते ही है ट्रांसपिरेशन ना हो। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ जो लटकी हुई स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, वो स्ट्रक्चर क्या है, ये फोगर्स बोलते हैं इनको। फोगर्स का काम क्या होगा, ये अल्ट्रा माइन्यूट पार्टिकल्स के अंदर, किसको, अल्ट्रा माइन्यूट ड्रॉपलेट्स के अंदर पानी को छिड़काव करेगा, कहाँ पे, आपके मिस्ट चैम्बर के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो ये मिस्ट चैम्बर है आपके, ये फोगर्स है। एक मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, कि एक पेपर में एक क्वेश्चन आया कि मिस्ट चैम्बर जो होगा उसके अंदर हम मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी बढ़ा सकते हैं फोगर्स की सहायता से। तो पूछ ही लेता हूँ चलो मैं आपसे, थोड़ा सा आपका इंटरेक्शन भी हो जाएगा, वरना आप लोग सो जाते हो शायद। हाँ जी शिव प्रकाश, आप बताइए।
फोगर्स की सहायता से मिस्ट चैम्बर में अधिकतम रिलेटिव ह्यूमिडिटी में कितनी कर सकता हूँ? नहीं पता सर। चलो ऑप्शन दे देता हूँ, 50%, 75%, 90%, 99% या फिर 100%। आई थिंक 75। विकास आपका क्या कहना है, कितनी कर सकते हैं? बता देता हूँ मैं। सर 60-70%। नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, आप अलग ही बातें करते हो हमेशा। देखिए, आप 100% तक बढ़ा सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज है, मैं आपको बोल रहा हूँ, चीज क्या है, वो चीज तो सुनना ना यार। आपके पास में एक बाल्टी है, आप बाल्टी को कितना भर सकते हो? 50%, 75%, 90%, 99% या 100%? आप बोलोगे सर मैं तो तिरिया मिरिया कर सका, तो वही चीज है ना, यहाँ पे ऊपर तक भर सकते हो ना आप इस चीज को। तो हवा के अंदर जितना भी स्पेस है, उस स्पेस को आप एयर से, सॉरी, हवा के अंदर जितना भी स्पेस है, उस स्पेस को आप वाटर से क्यों नहीं भर सकते? आप कंटिन्यूअसली पानी देते रहिए, भर जाएगा वो एक टाइम पे आकर के। तो 100% तक पहुंचाया जा सकता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, किसकी सहायता से? फोगर्स की सहायता से। सोचा करो यार चीजों के बारे में। अब देखिए, 50% और 75%, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसा होगा जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर वो उस क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिक होगी, ये 75 और 50% वाली बातें, तो फिर मामला गड़बड़ है, उसके अंदर आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते, क्योंकि यहाँ अगर फिक्स किसी डाटा की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, और वो लॉजिक क्या होगा वो जाने बगैर आप आंसर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ लॉजिक यही है कि एक बाल्टी है, उसके अंदर पानी डालना है, तो कितना पानी डाल सकते हो? जो ऊपर तक भर सकते हैं, तो वही हो गया ना, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी को आप लेकर के जा सकते हो। होती क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी? हवा के अंदर पानी की प्रतिशत मात्रा। तो पानी, मैक्सिमम पानी जितना आ जाएगा हवा के अंदर, उस मैक्सिमम पानी को उसका 100% बोला जाएगा। कोई तो लिमिट होगी हवा की, हवा की कोई तो लिमिट होगी कि मैक्सिमम ये इतना पानी एब्जॉर्ब कर सकती है, तो वो उसकी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। तो बस 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने आंसर कर दिया। तो ये कोई इजी क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन रूट कटिंग्स की तरफ। रूट कटिंग्स और आपके लीफ कटिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बस मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा। रूट कटिंग और लीफ कटिंग के बारे में बात करें तो देखिए, रूट कटिंग किसके अंदर यूज की जाती है? रूट कटिंग आपके उन प्लांट्स में यूज करते हैं जिनकी क्या हो, सकर्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी हो। ध्यान रखना, जो सकर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो आपके प्लांट्स, वो क्या करेंगे, अच्छे रूट कटिंग अपने परफॉर्म कर सकते हैं। ध्यान रखना, करेंगे क्या, 1 सेंटीमीटर मोटाई वाली अपने रूट को काम में लेंगे। कई बार आप अलग अलग बुक्स में इसको 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई भी पढ़ सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। 1 सेंटीमीटर मोटाई और 10 से 15 सेंटीमीटर लंबाई वाली आप जड़ों को अलग अलग टुकड़ों में काट लेते हो, और अलग अलग टुकड़ों में काट के लेट विंटर या अर्ली स्प्रिंग सीजन में आप उनको कटिंग्स को काम में लेते हो। कटिंग्स को काम में लेने का मतलब, उनको लेट आपके विंटर या अर्ली स्प्रिंग सीजन के अंदर अलग अलग टुकड़ों में काट करके घास वगैरह के ढेर में, या फिर कुछ ऐसे ढेर में जिससे क्या हो, मॉइस्चर उनको मिलता रहे, उस जगह पे आप रख दोगे। उससे बाद में क्या हो जाएगा, उससे नई ग्रोथ प्रारंभ हो जाएगी। ब्लैकबेरी और रास्पबेरी को इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है कमर्शियली। यही आपके लिए इसमें से सारा इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना, ब्लैकबेरी और रास्पबेरी को कमर्शियली रूट कटिंग से प्रोपेगेट किया जाता है। करने को और भी क्रॉप्स को कर सकते हैं, लेकिन इनको करते नहीं है। क्यों नहीं करते? जो मेथड हमें ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा और ज्यादा सस्ता पड़ेगा, हम वो मेथड यूज करेंगे। अब करने को इस काम को इस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन फायदेमंद है क्या? क्या इससे आसानी से दूसरे तरीके से कर सकते हैं क्या? हाँ जी, कर सकते हैं। तो हम वो वाला तरीका करेंगे ना, इसके पीछे थोड़ी जाएंगे। ओके, तो रूट कटिंग में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? केवल ब्लैकबेरी और रसबेरी को इससे कमर्शियली प्रोपेगेटेड करते हैं, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में बात करेंगे लीफ कटिंग के बारे में। तो आप सारे लोग जानते हो, मैंने आपको एक बार एक पीडीएफ भेजी थी जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया, पत्तियां जो होती है, पत्तियों के बिल्कुल पास में क्या पाई जाती है, एक नोड्स पाई जाती है, एक बर्ड्स पाई जाती है, डोरमेंट बर्ड्स। तो क्या हो गया, उन बर्ड्स की सहायता से क्या कर लेंगे अपन, पूरा पौधा प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे। उसको क्या बोल दिया गया, लीफ कटिंग। उचित आपके माध्यम में डाल करके, आपके अच्छे मीडिया में डाल करके आप काम में ले सकते हो। मेजरली ये जो टेक्निक है वो यूज में ली जाती है ऑर्नामेंटल प्लांट्स में, और उन प्लांट्स में काम में ली जाती है जिन प्लांट्स के अंदर क्या हो, जो आपकी पत्तियां क्या हो, थोड़ी सी मोटी हो, थिक हो। ध्यान रखना, बाकी इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट वाली बात है नहीं, आप लोग पढ़ लेना।
कुछ दिक्कत आए आपको तो मेरे से पूछना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उतना ज्यादा है नहीं। बस ध्यान में रख लेना कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स को अपने इससे कमर्शियली प्रोपेगेट कर सकते हैं, जिसके अंदर जैसे बेगोनिया हो गया और इस तरीके के प्लांट्स जो हो गए उनको लीफ कटिंग की सहायता से प्रोपेगेट किया जा सकता है। बाकी कंपिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लीफ कटिंग उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ना ही रूट कटिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन रूट कटिंग में ध्यान रखना रास्पबेरी और ब्लैकबेरी वाली बात, उसके अलावा मत ध्यान रखना। लेकिन हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और इन तीनों में भी अगर बोलो तो सेमी हार्डवुड कटिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपके हार्डवुड कटिंग और सॉफ्टवुड कटिंग, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, इनके लंबाई के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कट कैसे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, उनसे फायदा नुकसान क्या होगा, वो चीजें पूछ सकते हैं। कौन से सीजन में आप प्लांटिंग करते हो, वो चीजें पूछ सकते हैं। एवरग्रीन प्लांट में कौन सा करते हैं, डेसिडियस प्लांट में कौन सा करते हैं, वो सारी चीजें पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, काफी अच्छा है, मतलब हार्डवुड कटिंग और सॉफ्टवुड कटिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टॉपिक है। आगे बात करते हैं अपन आज की फाइनल स्लाइड में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कटिंग्स। एडवांटेज की बात करेंगे तो बहुत सारे जो नए प्लांट हैं उनको एक लिमिटेड स्पेस के अंदर प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब लिमिटेड स्पेस में प्रोड्यूस करने का मतलब क्या हो गया, आपके सामने मैंने अभी प्रोपेगेटेड स्ट्रक्चर सॉरी आपके सामने मैंने मिस्ट हाउस, मिस्ट चैम्बर की एक स्ट्रक्चर दिखाई। तो यहाँ पे देखिए कितना छोटा स्पेस और उसके अंदर कितने सारे प्लांट्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे कितने कम क्षेत्रफल में कितने ज्यादा प्लांट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कारण क्योंकि हमें तो बस उतनी जगह चाहिए ना कि एक छोटी सी कटिंग को हम रख दें यहाँ पे, तो लिमिटेड स्पेस के अंदर बहुत सारे पौधे को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक फायदा। दूसरा फायदा क्या होगा कि इन एक्सपेंसिव है, ज्यादा खर्चा नहीं आता जी। उसके अलावा रैपिड है, जल्दी जल्दी कर सकते हैं, और सिंपल मेथड है, कोई स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, वरना अगर आप लोगों को ग्राफ्टिंग करने का बोल दिया जाए तो ग्राफ्टिंग हो सकता है आप लोग परफॉर्म ना कर पाओ, लेकिन कटिंग आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। कोई स्पेशल टेक्निक की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जबकि किसके कंपैरिजन में, ग्राफ्टिंग, बडिंग या फिर माइक्रो प्रोपेगेशन के कंपैरिजन में। माइक्रो प्रोपेगेशन को मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरिस्टेमेटिक प्रोपेगेशन भी बोल सकता हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कल्चर, जो आपने जेनेटिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का एक लेक्चर ऐड किया गया है, वहां पे देख लेना माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में। टिश्यू कल्चर की सहायता से पौधे उत्पन्न करवाना। मेरिस्टेमेटिक कल्चर इसमें ज्यादा यूज करते हैं वायरस फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए। आगे देखिए क्या बोला गया, नो प्रॉब्लम ऑफ ग्राफ्ट इनकम्पेटेबिलिटी। अब ग्राफ्ट इनकम्पेटेबिलिटी है वो चीज आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगी, आगे जाकर के समझ में आएगी। बाद में आप इस चीज पे आना और आकर के इसको देखना, कोई दिक्कत आए तो बताना। एक बार के लिए बता देता हूँ, ग्राफ्टिंग में करते क्या है, नीचे वाला रूट स्टॉक किसी और का और ऊपर वाला पार्ट, प्लांट पार्ट किसी और का, तो इन दोनों का जो यूनियन होगा, जिस जगह से ये जुड़ेंगी उस जगह को बोलते हैं ग्राफ्ट यूनियन। तो कई बार क्या होता है, ये नहीं जुड़ पाते एक दूसरे से, अब जरूरी थोड़ी है कि इसका मैच उसके साथ हो ही जाए, तो वो वाली दिक्कतें आती है। तो कटिंग के अंदर तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है, एक ही प्लांट के ऊपर जड़े, एक ही जो प्लांट होगा वही अपनी खुद की तो जड़े प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो ऐसी कोई दिक्कतें इसमें नहीं आती। रूट स्टॉक वाली या पुअर ग्राफ्ट यूनियन वाली ऐसी कोई दिक्कतें इसमें नहीं आती। ओके, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। जो यहाँ ये ग्राफ्ट यूनियन वाली दिक्कत नहीं आ रही, तो उसकी वजह से एक और नुकसान भी होता है, अपन रूट स्टॉक का फायदा नहीं ले सकते। रूट स्टॉक का फायदा हम ड्वार्फिज्म प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं, ड्रोथ या फिर डिजीज रेसिस्टेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो फायदा अपन इसमें नहीं ले सकते कटिंग में, ध्यान रखना। क्योंकि ये अपने खुद का इसका रूट सिस्टम होगा, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी उसी चीज का है, नीचे वाला हिस्सा है वो भी उसी पर्टिकुलर स्पीशीज का है। ओके, जबकि उसके अंदर अपन कंपैरेटिवली कर सकते हैं। जो आप आम्रपाली परचेज करते हो ना, तो आम्रपाली ग्राफ्टेड है, ध्यान रखना। तो आम्रपाली में ऊपर वाला हिस्सा तो आम्रपाली का रहेगा, लेकिन नीचे वाला हिस्सा जो रहेगा वो डिपेंड करेगा आपके एरिया में कौन से टाइप का देसी आम होता है, देसी आम का रहता है नीचे वाला हिस्सा। आगे क्या बोला गया, प्लांट रेज्ड थ्रू कटिंग्स हैव lesser longevity as they are susceptible to various disease and insect pest। तो वही चीज होगी ना, इनके अंदर डिजीज और पेस्ट लगने का खतरा ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनकी आयु कम रहती है। बाकी कटिंग्स दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रोपेगेशन मेथड है। कारण इसका क्या हो गया जी, कारण इसका हो गया एक ही कि ये आसान है, सस्ता है, और इसके अंदर कोई स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सबसे ज्यादा कटिंग ही यूज किया जाता है, सारे एक इक्वल यूज किए जाते हैं। बडिंग भी काफी यूज किया जाता है, ग्राफ्टिंग भी काफी यूज किया जाता है, लेकिन अपनी अपनी जरूरतों के मुताबिक। ओके, तो यहाँ आज का लेक्चर आपका खत्म करते हैं। कोई डाउट हो इसमें तो आप बता सकते हो।